ए जिंदगी तू मुझ पर तर्ज मत खा, मैं कोई बेचारा नहीं हूँ। कि ए जिंदगी तू मुझ पर तर्ज मत खा, मैं कोई बेचारा नहीं हूँ। तेरी आंखों की आंखें डालकर सामने लड़ता रहूंगा, क्योंकि मैं अभी हारा नहीं हूँ, मैं अभी हारा नहीं हूँ। जय हिंद दोस्तों, JBSM जीके क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक मोटिवेशन कोट के साथ शुरू करते हैं कि जब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना जान लिया, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। दोस्तों, आज जो हमारा अध्ययन की जो अब जिसके बारे में अध्ययन करेंगे वो इतिहास रहेगा, और इतिहास यानी राजस्थान का कंप्लीट इतिहास का मोटा मोटा प्रारूप तैयार करेंगे हम। और जो हमारे नेक्स्ट आगे की जो आने वाली वीडियो होगी उनमें सविस्तार अध्ययन करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं इतिहास, राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास तो हम देखते हैं इतिहास शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, इति प्लस हास। इतिहास है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, इति प्लस हास। इति का मतलब होता है बीता हुआ, हास का जो पीछे बीत गया, इति का मतलब होता है पीछे, और हास का मतलब हुआ बीता हुआ, यानी जो पीछे बीत चुका है उसे हम इतिहास कहेंगे। और इतिहास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना, इति प्लस हास, जिसका अर्थ होता है बीता हुआ, यानी पीछे बीता हुआ, पीछे बीता हुआ, यानी जो पीछे बीत गया उसे इतिहास कहेंगे। देखिए, हम बात करें कि कल बीता तो कल भी था, लेकिन कल को हम इतिहास नहीं कहेंगे, क्योंकि इतिहास तभी बनेगा जब उसके कोई हमें साक्ष्य प्राप्त हो या हमें कहीं से जानकारी प्राप्त हो, जैसे किसी ग्रंथ से हमें जानकारी मिल रही हो या कोई शिलालेख प्राप्त हुआ हो, उसे हम इतिहास कहेंगे। तो आज हम सिर्फ प्रारूप तैयार करेंगे कि आगे जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी उनमें हम किस किस के बारे में अध्ययन करेंगे, और जो हमारा राजस्थान का इतिहास के अंदर जो राजा महाराजा हुए वो कौन कौन सा वंश हुआ है, उनके कौन कौन राजा हुए हैं, और उसके जो शासनकाल के अंदर जितने भी जैसे उसने निर्माण कार्य करवाए हैं और उसने युद्ध जीते हैं या युद्ध लड़े हैं, उन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। इतिहास शब्द हमने जान लिया है कि इति प्लस हास दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है पीछे बीता हुआ। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं इतिहास का जनक, यानी सर्वप्रथम देखते हैं कि विश्व इतिहास का जनक किसे कहेंगे, यानी विश्व इतिहास का जनक, विश्व इतिहास का जनक, विश्व इतिहास का जनक हम हेरोडोटस विश्व इतिहास का जनक कहलाता है, जिसकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिकल, हेरोडोटस, जिसकी पुस्तक का नाम है वो है हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल जिसकी पुस्तक का नाम है हेरोडोटस है, इसे विश्व इतिहास का जनक कहते हैं। और अब हम बात करते हैं भारतीय इतिहास का जनक। भारतीय इतिहास का जनक है वो है वेद व्यास, भारत इतिहास का जनक वेद व्यास। वेद व्यास की जो पुस्तक है वो है महाभारत, और महाभारत है वो पुष्कर झील के किनारे जिसका रचना की थी वेद व्यास ने, पुष्कर झील के किनारे महाभारत। और पुष्कर झील है वो पुष्कर ब्राह्मणों ने इसका निर्माण करवाया था। यहाँ पर 52 घाट बने हैं, सबसे बड़ा घाट है वो गांधी घाट है। मिस मेरी आई तो यहाँ पर जो जनाना घाट भी बना हुआ है, गऊ घाट है, गांधी घाट है, ये सब यहाँ पर बने हुए हैं। पुष्कर नामक ब्राह्मण ने इसका निर्माण कराया था। पुष्कर अजमेर में है, और ये पुष्कर अजमेर में है। पुष्कर को तीर्थों का मामा कहते हैं, तीर्थों का मामा। और तीर्थों का मामा पुष्कर है, तीर्थों की नानी, तीर्थों की नानी कहते हैं देवयानी तीर्थ सांबर को, देवयानी तीर्थ सांबर। ये सांबर भी अजमेर के अंदर है। और तीर्थों का हमें बूझ लिया जाता है कि तीर्थों का मामा किसे कहते हैं, पुष्कर होगा, तीर्थों की नानी देवयानी तीर्थ सांबर होगा, और तीर्थों का भांजा, तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर कहलाता है। मचकुंड है धौलपुर के अंदर, जिसे हम तीर्थों का भांजा कहते हैं।
तो ये बात होगी कि भारतीय इतिहास का जनक वेद व्यास को कहते हैं, जिसकी रचना है महाभारत। और तीर्थों का मामा पुष्कर कहलाता है। पुष्कर में 52 घाट बने हुए हैं। सबसे बड़ा गांधी घाट है, गऊ घाट है, यहाँ पर मिस मेरी आई थी तो जनाना घाट बना हुआ है। ये सब हो गए पुष्कर की बात। पुष्कर के किनारे ही महाभारत का रचना की थी वेद व्यास ने। अब हम बात करते हैं राजस्थान इतिहास का जनक, जिसे हमें विस्तार से पढ़ना है, उन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो राजस्थान इतिहास का जनक है वो कर्नल जेम्स टोड कहलाता है। राजस्थान इतिहास का जनक राजस्थान इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टोड कहलाता है, जो घोड़े वाले बाबा के उपनाम से जाने जाते हैं। कर्नल जेम्स टोड, जिसका उपनाम है वो है घोड़े वाले बाबा। घोड़े वाले बाबा, ये घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टोड इंग्लैंड के निवासी हैं और सर्वप्रथम ये उदयपुर के अंदर आते हैं। उदयपुर के बाद में ये यानी पूरे संपूर्ण राजस्थान में घोड़े उपस्थित होकर ये सारे संपूर्ण राजस्थान का भ्रमण करते हैं। तो इसी के नाम, इसके नाम पर उसका यानी घोड़ा रखने के कारण इसका नाम पड़ गया घोड़े वाले बाबा। कर्नल जेम्स टोड मूलतः इंग्लैंड के निवासी थे और इसकी जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है द एनालंस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। द एनालंस एंड एंटिक्विटीज राजस्थान। और इसकी दूसरी पुस्तक है द सेंट्रल ब्रेस्टेलर राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। द सेंट्रल ब्रेस्टेलर राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया और द एनालंस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसका अवधी भाषा में हमें पूछ लिया जाए कि इसका अवधी भाषा में अनुवाद किसने किया था। अवधी भाषा में जिस व्यक्ति ने अनुवाद किया था वो है बलराम प्रसाद मिश्र। बलराम प्रसाद मिश्र। और इसका बूझ लिया जाए कि हिंदी में अनुवाद किसने किया था। हिंदी में जो अनुवाद किया था वो किया था गोपी चंद्र हीराचंद्र ओझा। गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ये गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा है, ये रोहिड़ा गांव सिरोही में जन्मे थे। रोहिड़ा गांव सिरोही जन्म। ये रोहिड़ा गांव सिरोही में जन्मे थे गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा, जिसने हिंदी में द एनालंस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का अनुवाद किया है। अब हमने देख लिया है कि राजस्थान का जो इतिहास का जनक है वो है कर्नल जेम्स टोड, जिसे घोड़े वाले बाबा कहते हैं। मूलतः इंग्लैंड के निवासी थे। अब हम बात करते हैं जो हमारे राजस्थान के अंदर राजवंश हुए हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे कि हमें नेक्स्ट जो वीडियो के अंदर किन किन के बारे में अध्ययन करना है। जैसे आमेर की बात करें, यानी वर्तमान का जयपुर आमेर में यहाँ पर कछुआ वंश हुआ था। और उधर उदयपुर की बात करें तो उदयपुर के अंदर 2 वंश हुए हैं, एक का नाम गुहिल वंश है, दूसरा सिसोदिया वंश आता है। उधर चौहान भी हुए हैं, जैसे सिरोही के चौहान, बूंदी के चौहान, रणथंभौर के चौहान, जालौर के चौहान, इन सब के बारे में अध्ययन करा है। तो आज मैं मोटे मोटे प्रारूप तैयार कर रहे हैं। नेक्स्ट जैसे ही हमारी अगली वीडियो आएगी उसमें डीप तरीके से हम एक एक का अध्ययन करते चलेंगे। तो अब हम देखते हैं सर्वप्रथम जयपुर का कछुआ वंश, यानी आमेर का कछुआ वंश। आमेर के कछुआ वंश के अंदर जो सर्वप्रथम राजा है वो राजा था तेजकर्ण, या उसी का नाम मिलता है हमें दुल्ले राय। दुल्ले राय ये आमेर के कछुआ वंश का संस्थापक है। संस्थापक, हम संस्थापक को आदि पुरुष भी कह सकते हैं, मूल पुरुष भी कह सकते हैं। आदि पुरुष, मूल पुरुष, संस्थापक ये साथ तेजकर्ण। तेजकर्ण यानी दुल्ले राय। दुल्ले राय ने सर्वप्रथम कछुआ वंश की नींव रखी थी आमेर के अंदर, यानी मीणा प्लस बड़ गुज्जरों का राज था। यहाँ पर मीणा प्लस बड़ गुज्जर, ये बड़ गुज्जरों को हराते हैं और यहाँ पर अपना आधिपत्य स्थापित करते हैं आमेर के अंदर और कछुआ वंश की नींव रखते हैं आमेर के अंदर। उसके बाद जो राजा बनेगा वो बनेगा कोकिलदे। हम जो मुख्य हमारी परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे डीप तरीके से। इसके बाद में कोकिलदे आता है। कोकिलदे के बाद में रामदेव आता है। रामदेव ने कदमी महलों का निर्माण करवाया था। रामदेव,
रामदेव ने कदमी महलों का निर्माण करवाया था और कदमी महलों में यहाँ आमेर के जो राजा होते थे उनका राज तिलक होता था और आमेर के राजाओं का जो राज तिलक करता था वो मीणा यहाँ पर मीणा करते थे। यानी जिस प्रकार उदयपुर के भील करते थे, यानी जहाँ पर जिन जाति का बाहुल्य ज़्यादा होगा उसी को साथ लेकर चलना पड़ेगा, वरना हम अधिकार नहीं कर पाएंगे या शासन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मीणा थे, तो मीणा राज तिलक किया करते थे कदमी महलों में। ये रामदेव ने निर्माण करवाया था कदमी महल। कदमी महलों में आमेर के शासकों का राज तिलक होता था। इसके बाद में जो शासक आएगा वो था पृथ्वीराज। पृथ्वीराज, ये वही पृथ्वीराज है जिसने आमेर को 12 भागों में विभाजित कर दिया था और आमेर है वो 12 कोटड़ी नाम से प्रसिद्ध हुआ था। इसके बाद में जो शासक आएगा वो था, यानी तेजकर्ण आ गया, कोकिलदेव आ गया, कोकिलदेव के बाद में रामदेव, रामदेव के बाद में पृथ्वीराज आ गया और उसके बाद में भारमल आ गया। भारमल, ये भारमल वही भारमल है जो अकबर की सर्वप्रथम अधीनता स्वीकार करता है और अपने पुत्री का विवाह करता है अकबर के साथ। इसके बाद में आएगा भगवंत दास। भगवंत दास का बेटा था वो था मान सिंह। ये मान सिंह वही है जो सबसे पहले मनसबदार है, यानी 7,000 के मनसबदार मान सिंह को प्राप्त थी। सबसे ज़्यादा मनसबदार प्राप्त करने वाला ये था मान सिंह। और मान सिंह हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में यह अध्ययन करेंगे, आज हम सिर्फ मोटा मोटा प्रारूप तैयार कर रहे हैं। और मान सिंह के बाद में जो राजा बनेगा, और इसको याद करने का आपको बेस्ट तरीका भी दिया जाएगा भी, इसको हम याद किस प्रकार करेंगे, इसके बाद में कौन सा राजा आएगा, इसके बाद में कौन सा आएगा। तो मान सिंह के बाद में जो राजा बनेगा वो बनेगा, मान सिंह के बाद में जो राजा बनेगा वो बनेगा भाव सिंह है। और भाव सिंह के बाद में मिर्जा राजा जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह। फिर इसके बाद में आएगा वो आएगा सवाई जय सिंह। मिर्जा पहले हुआ है और सवाई बाद में हुआ है, सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह के बाद में जो राजा बनेगा वो बनेगा ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह है। ईश्वरी सिंह के बाद में जो नेक्स्ट राजा बनेगा वो बनेगा माधो सिंह। माधो सिंह जिसने 9 अपनी पासवान रानियों के एक जैसे 9 महल बनवाए थे, माधो सिंह। माधो सिंह के बाद में जो नेक्स्ट राजा बनेगा वो बनेगा, इस सवाई जय सिंह आ गया, ईश्वरी सिंह आ गया, माधो सिंह आ गया, प्रताप सिंह आएगा, प्रताप सिंह है। प्रताप सिंह के बाद में आएगा जगत सिंह आ जाएगा, उसके बाद में राम सिंह आ जाएगा, फिर माधो सिंह सेकंड आ जाएगा और अंतिम मान सिंह फाइनल, वो मान सिंह सेकंड आ जाएगा अंतिम में। माधो सिंह सेकंड के बाद में मान सिंह सेकंड आ जाएगा, जो कछुआ वंश का अंतिम शासक था और जिसकी पत्नी थी वो कूच बिहार की राजकुमारी थी। और ये मान सिंह वही है जो पोलो खेलते हुए बिहार की राजकुमारी को ब्याह कर लाता है और पोलो खेलते हुए इंग्लैंड में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब हम बात करते हैं जो हमारा अगला जो टॉपिक रहेगा जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे वो उदयपुर का होगा। उदयपुर यानी मेवाड़। मेवाड़ में 2 राजवंश हुए हैं, जिसमें एक था गुहिल राजवंश के जो शासक हैं वो सर्वप्रथम यानी गुहादित्य, यानी इसका संस्थापक आदि पुरुष मूल पुरुष है वो गुहादित्य है। गुहादित्य और गुहादित्य है वो शिलादित्य का पुत्र है। शिलादित्य की जो पत्नी है वो पुष्पावती है। पुष्पावती क्या होती है कि एक बार अमृता देवी की यहाँ सिरोही में, जिसे हम राजस्थान की वैष्णो देवी कहते हैं, अमृता देवी के दर्शन करने के लिए जाती है सिरोही के अंदर, तो वहाँ पर एक बच्चे को जन्म देती है गुफा के अंदर। इसी के बाद इसका नाम गुहादित्य पड़ जाता है। और इसका पालन पोषण कौन करती है, जैसे इसकी मैं पिता लिख देता हूँ। गुहादित्य का पिता है शिलादित्य और इसकी माता है वो है पुष्पावती और इसकी धाय माँ यानी पालन पोषण करने वाली जो माता है वो धाय माँ है इसकी, वो है कमलावती ने गुहादित्य का पालन पोषण किया था और उसकी माता पुष्पावती है जो अबुर्दा देवी सिरोही के अंदर इसको जन्म गुफा के अंदर जन्म देती है। और इसके पिता है शिलादित्य और गुहादित्य के बाद में जो शासक बनेगा वो बनेगा नागादित्य। और नागादित्य के बाद में जो शासक बनेगा वो बनेगा बप्पा रावल, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बप्पा रावल है वो गुहिल वंश में यानी वास्तविक संस्थापक कहलाता है। वास्तविक संस्थापक है वो बप्पा रावल ही है। तो सर्वप्रथम गुहादित्य के बाद में नागादित्य के बाद में जो शासक है वो बप्पा रावल है।
बप्पा रावल। और ये बप्पा रावल है, इसी का नाम हमें मिलता है काल भोज। काल भोज यानी कुछ तो किताबें हमें बताती है कि बप्पा रावल काल भोज एक ही है, लेकिन कुछ किताबें इन्हें अलग अलग बताती है कि बप्पा रावल और काल भोज अलग अलग थे। इसके बाद में जो राजा बनेगा बप्पा रावल के बाद में, वो नेक्स्ट राजा होगा शिलादित्य। शिलादित्य के बाद में अपराजित। अपराजित के बाद में खुमान, खुमान प्रथम। और खुमान प्रथम के बाद में जो शासक बनेगा वो बनेगा अपराजित, खुमान और इसके बाद में भरतभट्ट। भरतभट्ट। भरतभट्ट के बाद में जो शासक बनेगा वो बनेगा नरादित्य। नरादित्य। नरादित्य के बाद में शासक बनेगा वो बनेगा, नरादित्य के बाद में शक्ति सिंह बनेगा। शक्ति सिंह। शक्ति सिंह के बाद में सामंत सिंह बनेगा। सामंत सिंह, जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे उन्हीं को लिख रहा हूँ। वैसे इसमें राजवंश के अंदर बहुत राजा महाराजा हुए हैं, लगभग हमें जो अध्ययन करना है वो 30 से 33 राजा होंगे, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में हर बार इनका प्रश्न पूछा ही जाता है घुमा फिरा के। और सामंत सिंह के बाद में जो राजा बनेगा वो बनेगा जैत्र सिंह। जैत्र सिंह। जैत्र सिंह के बाद में तेज सिंह। तेज सिंह के बाद में समर सिंह। और समर सिंह के बाद में जो अंतिम गोहिल वंश का राजा था वो था हमीर। समर सिंह नहीं, सॉरी, रतन सिंह था वो अंतिम राजा था, वो था रतन सिंह। रतन सिंह की पत्नी का नाम आपको बताइए है रतन सिंह है वो जो तो मेवाड़ का प्रथम शाखा होता है वो रतन सिंह की पत्नी के द्वारा ही होता है। और रतन सिंह अंतिम गोहिल वंश का संस्थापक था। इसके बाद में जो शासक आते हैं वो आगे आते हैं, उनके बाद में जो सिसोदिया कहलाने लग जाता है यहाँ का राजवंश, सिसोदिया वंश आता है। तो सिसोदिया वंश का जो संस्थापक है सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश का जो संस्थापक है वो है हमीर। हमीर। अमीर यहाँ का मूल पुरुष है, आदि पुरुष है, संस्थापक है सिसोदिया वंश का। और हमीर के बाद में जो शासक बनेगा वो बनेगा, हमीर के बाद में लाखा। लाखा के बाद में मोकल। और मोकल का बेटा था कुंभा। एक यहाँ पर आपको ट्रिक बताता हूं कि मोकल का सौभाग्य था कि कुंभा को जन्म दिया, यानी मोकल सौभाग्यवती इसकी पत्नी थी। सौभाग्यवती की खोख से मोकल का कुंभा का जन्म होता है। और कुंभा के जो यानी पोता थे वो थे सांगा। और सांगा का जो पोता था वो था प्रताप सिंह, जिसे आप सभी जानते हैं, मेवाड़ यानी हल्दी घाटी का शेर प्रताप, जिन्हें आप जानते हैं, वो सांगा का पोता था और कुंभा का पोता सांगा था। इनके बीच में जो राजा हुए हैं वो एक हमें पढ़ना है विक्रमादित्य और एक पढ़ना है विक्रमादित्य। और प्रताप सिंह का जो पिता है वो उदय सिंह है। उदय सिंह के जो बड़ा भाई है वो है विक्रमादित्य। सॉरी, यहाँ पर विक्रमादित्य नहीं आगा, ये उदय सिंह का भाई था विक्रमादित्य। और यहाँ पर कुंभा के बाद में उदा आएगा, उदा, जिसे उदयकरण भी कहते हैं, उदा या उदयकरण, जिसने अपने पिता की हत्या कर दी थी। तो मेवाड़ का पितृहंता कहलाता है उदा या उदयकरण। और इसके बाद में सांगा, विक्रमादित्य, उदय सिंह, प्रताप सिंह, इनके बारे में हमें डिटेल से हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और प्रताप का जो बेटा था वो है अमर सिंह। अमर सिंह के बाद में जो वो बनेगा वो कर्ण सिंह है। और कर्ण सिंह के बाद में जिनके बारे में हमें अध्ययन करना है वो होगा जगत सिंह सेकंड भी हुआ है और फर्स्ट है ये, जगत सिंह फर्स्ट। और फिर आएगा रण सिंह के बाद में जो शासक बनेगा वो बनेगा संग्राम सिंह के बाद में जगत सिंह सेकंड। और इसके बाद में जो अंतिम शासक होगा वो होगा भीम सिंह सेकंड। भीम सिंह फर्स्ट, यह सेकंड नहीं है। भीम सिंह वो है जो 1857 की
वो सॉरी 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ समझौता कर लेता है और यहाँ पर आकर मेवाड़ के जो सिसोदिया वंश है उसकी नींव समाप्त हो जाती है, यानी मेवाड़ का जो संपूर्ण सिसोदिया वंश है वो कंप्लीट हो जाता है, यानी इसके बाद में कोई भी राजा नहीं आते हैं। 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि कर लेता है। और अब हम जो अध्ययन करेंगे, हमने जयपुर का देख लिया, कछवा वंश के अंदर वो देख लिया है, और उसके बाद मेवाड़ का देख लिया। अब जो आगे का हमारा जो अध्ययन रहेगा विषय वो रहेगा चौहान वंश। चौहान है वो, चलो देख लेते हैं चौहानों की उत्पत्ति कैसी हुई है और चौहान वंश की उत्पत्ति कैसी हुई है, राजपूतों की उत्पत्ति कैसी हुई है। चौहान है वो दो, देखो चौहान के बारे में कंप्लीट ही आपको डिटेल से बता देता हूँ कि चौहान है वो चहमान नामक शब्द से उसकी उत्पत्ति हुई है। चहमान, चहमान, चह का मतलब होता है चाप, है का मतलब होता है हरी, माँ का मतलब होता है मान, न का मतलब होता है नीतिवान। चौहान शब्द है वो चाप चैमान से बना है, जिसका अर्थ होता है चाप, हरिमान, नीतिवान। और चौहान है वो कहाँ कहाँ के चौहान हुए हैं। और राजपूतों की उत्पत्ति यानी सांबर के अंदर, जैसे मैं राजस्थान का एक, राजस्थान क्या करती है वो विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है और पतंगाकार एचटी हैंडले के अनुसार पतंगाकार इसकी आकृति है। तो आपको समझा दिया, वैसे नॉर्मल तरीके से आपको बता दिया है कि ये राजस्थान है। और जैसे यहाँ पर त्रिभुजाकार आकृति का जिला है अजमेर, अजमेर, अजमेर के अंदर है सांबर, सांबर। और ये जो अजमेर और नागौर के आसपास का क्षेत्र था वो कहलाता था सपाद लक्ष, सपाद लक्ष। सपाद लक्ष का जो तात्पर्य होता है वो होता है 1.25 लाख गांव का समूह है, 1.25 लाख गांव का समूह है, यानी 1.25 लाख गांव का समूह है, सपादलक्ष कहलाता है। और अजमेर और नागौर के आसपास का क्षेत्र सपादलक्ष कहलाता था। प्रश्न ऐसे पूछा जाता है परीक्षा में कि अहिछत्रपुर है, जैसे सॉरी जांगल प्रदेश, जांगल प्रदेश है वो बीकानेर का क्षेत्र जांगल प्रदेश कहलाता है, जांगल प्रदेश। बीकानेर के आसपास के क्षेत्र को हम जांगल प्रदेश कहते हैं। और परीक्षा में पूछा गया कि सपादलक्ष का पश्चिमी भाग क्या कहलाता है, तो जांगल प्रदेश। यदि पूछा जाए कि जांगल प्रदेश का पूर्वी भाग क्या कहलाता है, तो सपादलक्ष हो जाएगा। यहाँ पर माउंट आबू सिरोही के अंदर, माउंट आबू सिरोही के अंदर गुरु विशिष्ट यज्ञ करवाता है, यानी माउंट आबू सिरोही के अंदर जब गुरु विशिष्ट ने यज्ञ करवाया तो उनसे 4 जातियां उत्पन्न हुई। 4 जातियां जो उत्पन्न हुई उसमें 2 चै थे, 2 पै थे। जैसे ये गुरु विशिष्ट ने माउंट आबू पर यज्ञ करवाया, जैसे ये माउंट आबू है और यहाँ पर गुरु विशिष्ट ने जब यज्ञ करवाया गुरु विशिष्ट ने जब यज्ञ करवाया तो 4 जातियां उत्पन्न होती है। 4 जातियां उत्पन्न हुई जिसमें 2 चै थे, यानी चौहान, चौहान और 2 एक प्रतिहार था, प्रतिहार, परमार और चालुक्य, चौहान। ये 4 जातियां उत्पन्न होती है। यानी गुरु विशिष्ट के माउंट आबू सिरोही में यज्ञ करवाने पर 4 जातियां उत्पन्न हुई, जिसमें चौहान थे, चालुक्य थे, प्रतिहार थे और परमार थे। बस चलो ठीक है दोस्तों, आप देख लियो कि चौहान है वो उत्पत्ति किया हुई है और चौहान नाम की शब्द की उत्पत्ति किया हुई है। गुरु विशिष्ट के जब माउंट आबू सिरोही में यज्ञ करवाया तो 4 जातियां परमार, प्रतिहार, चालुक्य, चौहाना की उत्पत्ति हुई है। चौहान है वो कड़ा कड़ा है, यानी ये राजस्थान में हम कौन कौन से चौहानों की बारे में अध्ययन करना है। जैसे सांबर के चौहान हो गए, सर्वप्रथम सांबर के चौहान थे। सांबर मैंने आपको बता दिया है कि अजमेर के आसपास का क्षेत्र सांबर कहलाता था। जैसे हम बात करेंगे बीकानेर और गंगानगर के गंगानगर और मानगढ़ के आसपास का क्षेत्र अयोध्या क्षेत्र है। भरतपुर धौलपुर के आसपास का क्षेत्र ब्रज क्षेत्र कहलाता है। और ये जो बीकानेर के आसपास का क्षेत्र था ये जांगल प्रदेश कहलाता था। उसी प्रकार जो सपादलक्ष है वो अजमेर के आसपास का क्षेत्र कहलाता था। और 1.25 लाख गाँव का समूह इसका अर्थ होता है। अब हम देखेंगे चौहान वंश है वो कहाँ कहाँ के चौहान हुए थे, यानी राजस्थान के अंदर। तो सर्वप्रथम सांबर के चौहान आते हैं। सांबर के चौहान, सांबर के चौहान में जो सर्वप्रथम शासक था वो था वासुदेव चौहान, वासुदेव चौहान। और वासुदेव चौहान है वो सांबर के चौहानों का संस्थापक है, आदि पुरुष है, मूल पुरुष है। यानी इसने 551 ईस्वी के अंदर स्थापना की थी सांबर में चौहानों की।
ये वासुदेव के बाद में जो शासक है जो हमें पढ़ना है, उनका जो होगा वो होगा दुर्लभराज। दुर्लभराज, और दुर्लभराज ये वही शासक है जिसके समय मुस्लिम आक्रमण, सर्वाधिक मुस्लिम आक्रमण हुए थे। उन्होंने यहाँ आक्रमण कर दिया था, मुस्लिम आक्रमण हुए थे। और इसके बाद में जो शासक बना था वो बना था गुवक फर्स्ट। गुवक फर्स्ट, ये वही गुवक फर्स्ट है जिसने यानी जो सांबर के चौहानों का यानी कुल देवता है उनका मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये गुवक फर्स्ट, और इसके बाद में गुवक सेकंड भी होते हैं। गुवक सेकंड के बारे में ज़्यादा विस्तार से हम जानकारी प्राप्त नहीं करेंगे। गुवक सेकंड ने अपनी बहन कलावती का विवाह अब कनौज के शासक राजा भोज से किया था, बस इतना ही। उसके बाद में जो वासुदेव हो गया, दुर्लभराज के बाद में गुवक राज के बाद में चंदन राज बनता है। चंदन राज, ये चंदन राज है, उसकी पत्नी थी रुद्राणी, रुद्र की बहन थी रुद्राणी, जो पुष्कर के अंदर 1000 दीपक पर डे को जलाया करती थी, यानी प्रतिदिन 1000 दीपक जलाया करती थी। तभी तो पुष्कर वो कहलाती है कि ये प्रदूषित झील है पुष्कर। पुष्कर के बहुत से हमें नाम मिलते हैं, जैसे प्रदूषित झील, दूषित झील, और सबसे पवित्र झील भी पुष्कर है, दूषित झील भी पुष्कर है। इसे तीर्थों का मामा कहते हैं, आदि तीर्थ कहते हैं, कोणक तीर्थ कहते हैं, बहुत से नाम मिलते हैं हमें पुष्कर के। तो अब हम बात करते हैं कि इसके बाद में चंदन राज के बाद में कौन बनता है। चंदन राज के बाद में विग्रह राज बनता है, विग्रह राज। और विग्रह राज के बाद में जो शासक बनेगा वो बनेगा दुर्लभराज सेकंड। दुर्लभराज सेकंड, दुर्लभराज सेकंड के बाद में जो हमें अध्ययन करना है वो होगा गोविंद राज तृतीय, गोविंद राज थर्ड। गोविंद राज थर्ड के बाद में इसका पुत्र था वो था पृथ्वीराज फर्स्ट। पृथ्वीराज फर्स्ट, पृथ्वीराज फर्स्ट है वो सांबर के चौहानों का अंतिम प्रतापी शासक था, पृथ्वीराज फर्स्ट। इसके बाद में यानी सांबर के चौहान खत्म हो जाते हैं, और सांबर के चौहानों के बाद में हम आज अध्ययन करेंगे वो होगा अजमेर के चौहान। अजमेर के चौहान, अजमेर के चौहानों में जो प्रतापी शासक था वो था अजय राज। सबसे प्रथम शासक था अजय राज। अजय राज ने 1137 ईस्वी के अंदर अजमेर नगर की स्थापना की थी, अजय राज ने की थी। और अजमेर के संस्थापक है यानी अजय राज है। अजय राज अजमेर के चौहानों के संस्थापक है अजय राज। बंद कर दे। जय हिंद दोस्तों, स्टडी 99 के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम अध्ययन करेंगे जयपुर के मेले मंदिर और महोत्सव। जयपुर के मेले मंदिर महोत्सव को ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, और इसके साथ साथ इससे संबंधित जयपुर से संबंधित जो जीके हैं वो भी कवर करेंगे। तो वीडियो के आप अंत तक जरूर बने रहिए। आज हम देखने जा रहे हैं जयपुर के मेले मंदिर और महोत्सव। जयपुर के सबसे पहले तो हम उपनाम देख लेते हैं। जयपुर के बहुत से उपनाम मिलते हैं हमें। तो इसे कहा जाता है रंगश्री के द्वीप, रंगश्री का द्वीप। जयपुर को कहा जाता है गुलाबी नगरी, गुलाबी नगरी। जयपुर को कहा जाता है भारत का पेरिस, भारत का पेरिस। रंगश्री के द्वीप कहा जाता है, गुलाबी नगरी कहा जाता है, भारत का पेरिस कहा जाता है। और जयपुर को कहा जाता है हीरे व जवाहरातों की मंडी, हीरे वह जवाहरातों की मंडी, जवाहरातों की मंडी। और जयपुर को कहा जाता है राजस्थान की राजधानी, राजस्थान की राजधानी। और जयपुर में एक स्थान है ढूंढाड़, ढूंढाड़। इसे कहा जाता है पुष्कर, यानी ढूंढाड़ का पुष्कर जमुआ रामगढ़ को बोलते हैं। ढूंढाड़ का पुष्कर, पुष्कर वो बोलते हैं जमुआ रामगढ़ को, जमुआ रामगढ़ को। तो ढूंढाड़ का पुष्कर जमुआ रामगढ़ को बोलते हैं। जयपुर को बोलते हैं रंगश्री का द्वीप, गुलाबी नगरी, भारत का पेरिस, हीरे जवाहरातों की मंडी कहा जाता है, राजस्थान की राजधानी कहा जाता है, और इसे पिंक सिटी कहा जाता है, पिंक सिटी। तो ये हो गए जयपुर से संबंधित यानी उपनाम, ये है उपनाम।
उपनाम। अब हम देखते हैं जयपुर की स्थापना। जयपुर की जो स्थापना की थी, ये जयपुर की स्थापना की थी वो की थी स्वाई जय सिंह ने। कब की थी? तो ये 18 नवंबर 1727, 18 नवंबर 1727 में जयपुर शहर बसाया गया था। ये बसाया गया था स्वाई जय सिंह के द्वारा। स्वाई जय सिंह, स्वाई जय सिंह के द्वारा 18 नवंबर 1727 को शहर बसाया गया था जयपुर। 18 नवंबर 1727, तो 18 नवंबर को स्थापना दिवस मनाते हैं जयपुर की, हमारी राजधानी की। यह संपूर्ण राजस्थान की राजधानी यानी जयपुर है। इसके बाद में हम देखते हैं मेले, मंदिर और महोत्सव। जयपुर के जो कंप्लीट मेले, मंदिर, महोत्सव है उनके बारे में देखते हैं। तो हमारी ट्रिक रहेगी कि जयपुर के अंदर क्या एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है बाणगंगा। और बाणगंगा का यानी उसे बोलते हैं अर्जुन की गंगा। तो हमारी ट्रिक रहेगी कि जयपुर में अर्जुन ने तीर चलाया तो नदी निकली बाणगंगा। नदी कौन सी निकली? बाणगंगा। नदी निकली बाणगंगा। गंगा का जल कैसा होता है? शीतल होता है। ये बात बताई थी तीज और गणगौर ने। तीज और गणगौर ने किसे बताई थी? तो ये बताई थी दादू जी को। दादू जी क्या कर रहे थे? हाथी को खड़ खिला रहे थे। दादू जी क्या कर रहे थे? हाथी को खड़ खिला रहे थे। हम ग्रीष्म ऋतु में कहा जाएंगे? ग्रीष्म ऋतु में हम ग्रीष्म ऋतु में जाएंगे लूनियावास। लूनियावास, लूनियावास। हम ग्रीष्म ऋतु में कहा जाएंगे? लूनियावास। क्या करने? पतंग उड़ाने। पतंग उड़ाने। पतंग टूटकर कहां चली गई? गलताजी में। गलताजी में। और लाने कौन गए? गोविंद जी। लाने कौन गए? गोविंद जी। तो वहां पर उन्हें कौन मिली? नकटी माता। नकटी माता के बाद में जो आगे होगी वो आगे देखेंगे। तो हमारी ट्रिक क्या है कि अर्जुन ने तीर चलाया तो नदी निकली बाणगंगा। गंगा का जल शीतल होता है। ये बात बताई थी तीज और गणगौर ने। किसे बताई थी? तो दादू जी को बताई थी। दादू जी क्या कर रहे थे? हाथी को खड़ खिला रहे थे। हम ग्रीष्म ऋतु में कहा जाएंगे? लूनियावास। क्या करने? पतंग उड़ाने। पतंग टूटकर कहां चली गई? गलताजी में। लाने कौन गए? गोविंद जी। तो नकटी माता को वहां पर नकटी माता मिली। और कौन मिले? और यानी जमुआई माता मिली, शीला माता मिली, गणेश जी मिले और नारायणी माता मिली। ये बहुत सी माता मिली जो आगे देखेंगे। तो वीडियो के आप अंत तक जरूर बने रहिए। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, आगे भाइयों के पास शेयर भी करें और वीडियो को लाइक तो अवश्य ही करें, नीचे कमेंट भी करना। तो अब हम देखते हैं बाणगंगा। ये बाणगंगा महोत्सव बनाया जाता है जयपुर में। महोत्सव। और शीतला माता का मेला। शीतला माता का मेला। माता का मेला। शीतला माता का जो मेला भरता है जयपुर में वो भरता है सील की डूंगरी। सील की डूंगरी चाकसू। जयपुर में सील की डूंगरी चाकसू में शीतला माता का मेला भरता है। शीतला माता को चेचक की देवी कहा जाता है, बच्चों की संरक्षिका देवी कहा जाता है। और सेडल माता कहा जाता है, बच्चों की संरक्षिका देवी कहा जाता है। महामाया माता कहा जाता है। शीतला माता का जो पुजारी होता है वो होता है कुमार। उसका जो वाहन होता है वो गदा होता है शीतला माता का। और इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो होता है दीपक। अब हम देखते हैं तीज के बारे में। तीज महोत्सव। तीज महोत्सव, गणगौर महोत्सव, ये बनाए जाते हैं जयपुर में। तीज, वैसे तीज देखा जाए तो बूंदी की भी प्रसिद्ध है। जयपुर और बूंदी की तीज प्रसिद्ध है। तो गणगौर महोत्सव दादू जी की पीठ, यानी पीठ बोल सकते हैं। तो दादू जी का यानी जो प्रधान केंद्र है पीठ। और दादू जी की जो प्रधान पीठ है वो है नरेना या फिर नाम आता है नारायणा। नरेना या नारायणा में दादू जी की प्रधान पीठ है। तो दादू जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1544 में अहमदाबाद, गुजरात में। अहमदाबाद जो स्थान है वो पड़ता है गुजरात में। दादू जी का जन्म 1544 अहमदाबाद, गुजरात में होता है। दादू जी के जो यानी इंपोर्टेंट शिष्य थे वो 52 थे। लेकिन वैसे दादू जी के 152 शिष्य थे। 52 शिष्य थे वो इंपोर्टेंट थे, जिसे कहा जाता है 52 शतम। यानी मुख्य शिष्य थे 52, जिसे कहा जाता है 52 शतम। और इसके जो कुल शिष्य थे, कुल वो कितने थे? वो थे 152। और इसमें जो मुख्य शिष्य की बात करें तो वो 2 थे। एक का नाम रजत जी,
रजब जी, और एक का नाम था सुंदरदास, सुंदरदास जी, सुंदरदास जी। ये जो रजब जी है ये आजीवन दुल्हे के बेस में रहे थे। तो प्रश्न आएगा कि आजीवन दुल्हे के बेस में रहने वाले संत कौन से हैं, तो रजब जी है। तो रजब जी और सुंदरदास जी, इन्हें 52 शतम कहा जाता है। 1544 अहमदाबाद गुजरात में दादू जी का जन्म होता है। इनकी जो प्रधान पीठ है हमारे जयपुर नरेना या नारायणा में है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि 1544 से संबंधित एक युद्ध भी हुआ है। उस युद्ध का नाम है गिरी सुमेल युद्ध, गिरी सुमेल युद्ध। गिरी सुमेल जो युद्ध है वो होता है शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य होता है। मालदेव को हसमत वाला राजा कहा जाता है। शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य होता है, और मालदेव के दो यानी विश्वास पात्र सैनिक थे, जेता और कुपा, वो लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और गिरी के अंदर यानी अपनी सेना लाकर कौन रखता है, वो रखता है मालदेव, और सुमेल के अंदर अपनी सेना शेरशाह सूरी रखता है। इस कारण ये दोनों का जो नाम मिलाकर कर दिया गया था गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में। और यहाँ पर ही शेरशाह सूरी उसकी यानी जेता और कुपा की वीरता को देखते हुए कहता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे खातिर हिंदुस्तान की बादशाहियत खो देता। ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो लगभग परीक्षाओं के अंदर बार बार पूछी जाती है कि यानी ऐसा किसने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे खातिर हिंदुस्तान की बादशाहियत खो देता। उसी के शब्दों में कहें तो क्या बोला सूरी राजयू गिरी राज गमसान, मुट्ठी भर बाजरे खातिर खो देता जैसान। तो ये शेरशाह सूरी की लाइन है। इसके बाद में हम बात करते हैं हाथी महोत्सव, हाथी महोत्सव और खलखानी माता का मेला, खलखानी माता का मेला, खलखानी माता का मेला जयपुर में बढ़ता है। ग्रीष्म महोत्सव, ग्रीष्म महोत्सव। लूनियावास गधों का मेला, लूनियावास गधों का मेला। राजस्थान का लगने वाला सबसे बड़ा यानी गधों का मेला है वो लूनियावास गधों का मेला है। पतंग महोत्सव, पतंग महोत्सव। गलताजी तीर्थ, गलताजी तीर्थ, गलताजी तीर्थ को मंकी वैली कहा जाता है, मंकी वैली यानी बंदर घाटी, मंकी वैली, या फिर इसे बोलते हैं उत्तर तोताद्री, उत्तर तोताद्री, उत्तर तोताद्री। मंकी वैली के अलावा इसे उत्तर तोताद्री कहा जाता है, मंकी वैली कहा जाता है, गलताजी तीर्थ। इसके बाद में गोविंद जी, गोविंद जी, गोविंद जी का मंदिर यानी गौड़िया संप्रदाय का यह मंदिर है, गोविंद जी का, गौड़िया संप्रदाय का, गौड़िया संप्रदाय का, गौड़िया संप्रदाय का मंदिर है। नकटी माता का मेला, नकटी माता का मेला या मंदिर कहे, मेला इनका जो नकटी माता का जो मेला है वो बढ़ता है भवानीपुरा जयपुर में, भवानीपुरा, भवानीपुरा जयपुर। नकटी माता का जो मेला बढ़ता है वो पड़ता है भवानीपुरा जयपुर में। तो एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं इतनी चीज को, और उसके बाद में अगली देखते हैं कि बाणगंगा, यानी एक बार ट्रिक रिवाइज करते हैं कि यानी अर्जुन ने तीर चलाया तो नदी निकली बाणगंगा, गंगा का जल शीतल होता है, ये बात बताई थी तीज और गणगौर ने। किसे बताई थी, तो दादू जी को। दादू जी क्या कर रहे थे, हाथी को खल खिला रहे थे। हम ग्रीष्म ऋतु में कहाँ जाएंगे, लुड़ियावास क्या करने, पतंग उड़ाने। पतंग टूटकर कहाँ चली गई, गलता जी में। लाने कौन गई, गोविंद जी। तो उन्हें कौन मिली, नकटी माता मिली। और उसके बाद में अगली बातें करते हैं। तो एक बार देख लेते हैं दोबारा और कि सिल्की डूंगरी प्रचाक जयपुर में शीतला माता का मेला लगता है। उसके बाद नरेना या नारायणा में दादू जी की प्रधान पीठ है। 1544 में अहमदाबाद गुजरात में इनका जन्म होता है। 52 शतम कहलाते हैं इनके, 52 शिष्य इंपॉर्टेंट है जो 52 शतम कहलाते हैं। कुल शिष्य 152 है। रजब जी है, सुंदरदास जी है। रजब जी आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। और इसके बाद में गलता जी तीर्थ को मंकी वैली कहा जाता है, उत्तर तोताद्री कहा जाता है। इसके बाद में अगले देखते हैं माताएं, ये जयपुर की है अगली माताएं भी। तो अब गोविंद जी को नकटी माता मिली, नकटी माता के साथ साथ और कौन मिली, तो और मिली जमुआई माता, जमा, शिला, गणेश, बिड़ला, जगत प्रभु, जमा माता यानी जमुआई माता, जमुआई माता, जमुआई माता। और शिला देवी, शिला देवी जो चौहानों की कुल यानी शिला देवी है वो कछुआओं की कुल देवी है, कुल देवी। ये राजा मान सिंह लेकर आए थे शिला देवी की मूर्ति, जो बंगाल में केदार नामक कोई व्यक्ति था यानी केदार नामक राजा था, उसको हराते हैं और शिला देवी की मूर्ति लाते हैं, यानी जलेब चौक जयपुर में स्थापित करवाते हैं। जलेब चौक
जयपुर में स्थापित करवाते हैं। जमुआई माता है वो सॉरी दोस्तों कुछ मिस्टेक हो गई थी कि ये जमुआई माता है ये इनकी कुल देवी है, कुल देवी। और ये जो है शिला देवी है यह इनकी आराध्य देवी, आराध्य देवी, आराध्य देवी। ये जो शिला माता है वो आराध्य देवी है और जमुआई माता है वो कुल देवी है। जमुआई माता का जो मंदिर बनाता है वो सबसे पहले दुल्लेराय यानी तेजकर्ण, जिनका वास्तविक नाम तेजकर्ण था, वो बनवाता है। और जमुआई यानी मांझी नामक नगर को जीता है। वहां पर एक राम यानी जमुआई माता की मूर्ति स्थापित कराने के बाद मांझी का नाम ही यानी चेंज कर देता है, जमुआ रामगढ़ पड़ जाता है। तो उसके बाद में शिला माता इनकी आराध्य देवी होगी। और गणेश, गणेश जी का मंदिर, ये जो गणेश जी का मंदिर है वो मंदिर बना हुआ है मोती डूंगरी, मोती डूंगरी, मोती डूंगरी में गणेश जी का मंदिर बना है। बिड़ला मंदिर, बिड़ला मंदिर है ये वाड़ा पदमपुरा में है, वाड़ा पदमपुरा, वाड़ा पदमपुरा में ये बिड़ला मंदिर बना हुआ है। जगत अंबिका मंदिर, जगत अंबिका मंदिर, अंबिका मंदिर, ये जो जगत अंबिका मंदिर है इसे कहा जाता है मेवाड़ का खजुराहो, मेवाड़ का खजुराहो, खजुराहो। जगत अंबिका मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। और ये है पदम प्रभु जैन मंदिर, पदम प्रभु जैन मंदिर, पदम प्रभु जैन मंदिर भी जयपुर के अंदर है। तो ये हमने देख ली। सबसे पहले हमने क्या देखा था कि वो सब देख लिया। गोविंद जी के बाद नकटी माता मिली, नकटी माता के बाद में जमुआई माता मिली, सीता माता मिली, गणेश जी मिले और वहां पर बिड़ला मंदिर मिले, जगत अंबिका मंदिर मिला और पदम प्रभु जैन मंदिर मिला। तो ये संपूर्ण बातें थी हमारे जयपुर से संबंधित। जयपुर का स्थापना दिवस 18 नवंबर 1727 को मनाते हैं। उसके बाद में यानी बहुत सी चीजें हमने आज देखी। तो ये जमुआई माता इनकी कुल देवी है, शिला माता आराध्य देवी है, गणेश जी मोती डूंगरी के हैं, बिड़ला मंदिर बाड़ा पदमपुरा में है, जगत अंबिका मंदिर जिसे मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। यदि हमसे पूछा जाए राजस्थान का खजुराहो, राजस्थान का खजुराहो, खजुराहो तो वो होगा हमारा यानी राजस्थान का खजुराहो बोलते हैं। एक होता है इसको तो बोलते हैं मेवाड़ का खजुराहो, राजस्थान का खजुराहो और हड़ौती का खजुराहो, हड़ौती का खजुराहो, हाड़ौती का खजुराहो बोलते हैं भंड देवरा बारा, भंड देवरा बारा, भंड देवरा बारा को बोलते हैं हाड़ौती का खजुराहो। और राजस्थान का खजुराहो बोलते हैं किराड़ू बाड़मेर को, किराड़ू बाड़मेर, किराड़ू बाड़मेर को बोलते हैं राजस्थान का खजुराहो। हाड़ौती का खजुराहो बोलते हैं भंड देवरा बारा को और मेवाड़ का खजुराहो बोलते हैं यानी जगत अंबिका मंदिर को। तो ये हो गया खजुराहो से संबंधित फैक्ट है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई है। यदि पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, आगे शेयर भी करना, नीचे कमेंट जरूर करना। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में। जोधपुर यानी मारवाड़ के राठौड़ वंश के सभी शासकों को याद करेंगे और वो इतनी सरलता से ट्रिक के माध्यम से। तो वीडियो के आप अंत तक जरूर बने रहिए और जो जो मैं बोलूं उस पर आपको पूरा फोकस होना चाहिए। यहाँ पर देखो उस जो शासक हैं राजा यानी जो राजा हुए थे उनकी डेट भी लिखी हुई है, उसके शासनकाल की। जो इंपॉर्टेंट शासक है उनको लिखा गया है और उनको याद करेंगे। और इनकी जो डेट लिखी हुई है उन लगभग तो परीक्षा में डेट पूछी भी नहीं जाती है और जिनकी पूछी जाती है उनकी सामने लिखी हुई है। तो चलो शुरू करते हैं। ये ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। आज से आपका जो भी नाम हो तो आज से आपका नाम होगा सिंहा। तो आज से आपका नाम है राव सिंहा। तो राव सिंहा था वह मारवाड़ या राठौड़ वंश था मारवाड़ में। उनका संस्थापक होगा आदि पुरुष होगा, मूल पुरुष होगा। और ये नींव रखता है 1240 के अंदर 1273 तक वहां का शासन रहता है, यानी शासक शासन करता है 1240 से 1273। राव सिंहा आदि पुरुष मूल पुरुष संस्थापक बोलते हैं जो नींव रखता है उसे। तो सबसे पहले राव सिंहा आया था कि आज से आपका नाम कुछ भी हो लेकिन आज से आपका नाम होगा राव सिंहा। और ये हाथ में आपने पहन रखा है चूड़ा, आपका नाम है सिंहा, हाथ में पहन रखा है चूड़ा। और चूड़ा गिरा था रण में, रण मतलब युद्ध क्षेत्र होता है वैसे तो, कि चूड़ा गिरा था रण में और रण में गिरा था। और रण कहाँ का है? रण है जोधपुर का।
कि आज से आपका नाम है सिया, सिया आपने फेर रखा है चूड़ा, चूड़ा गिरा था रण में, रण है जोधपुर का, और जोधा के बेटे हैं 5, जोधा के बेटे थे 5। एक को इतिहास ने सुझा दिया और एक को इतिहास ने सुझा दिया, तो सुजा हो गया, और सुजा, सुजा एक को इतिहास ने सुझा दिया सुजा। और गंगा, गंगा में माल बहता है चंद्रमा की भांति, उसके सुजा के बाद में जो अगला शासक बना था वो गंगा बना था। गंगा में माल बहता है चंद्रमा की भांति, चंद्रमा की भांति। तो चंद्रमा क्या है, अब आगे बोलना है कि चंद्रमा की भांति, चंद्रमा तो मोटा है, तो मोटा राजा उदय सिंह। मोटा तो सुर भी है, सुर बोलते हैं देवताओं को, कि मोटा तो सुर भी है, मोटा तो गज भी है, गज बोलते हैं हाथी को। जानवर में सबसे बड़ा समझा जाता है वो हाथी को समझा जाता है वजन के अनुसार, तो गज बोलते हैं हाथी को। कि मोटा तो सुर भी है, मोटा तो गज भी है। और इस जय से याद आएगा जसवंत सिंह, जसवंत सिंह, जैसे जसवंत सिंह। और इसके बाद में अजीत सिंह, कि जीत उसी की होती है जिसे कोई भय नहीं होता, जीत उसी की होती है जिसे कोई भय नहीं होता, और जिसे भय नहीं होता वो विजय प्राप्त करता है। विजय हमेशा भीम की हुई है, विजय हमेशा भीम की हुई है। और भीम का आज तक मान है, भीम का आज तक मान है, भीम का आज तक मान है। और उसके मान को कोई नहीं बता सका, चाहे सरदार को बुलाओ चाहे हनुमत को बुलाओ, चाहे सरदार को बुलाओ चाहे हनुमत को बुलाओ। हनुमत थे वो अंतिम यानी राजा थे एकीकरण के समय, एकीकरण में जो हस्ताक्षर करते हैं विल्य पत्र पर वो थे हनुमत सिंह। तो सबसे पहले आदि पुरुष मूल पुरुष संस्थापक राव सिंह था, 1240 के अंदर राठौड़ वंश की नींव रखता है जोधपुर के अंदर यानी मारवाड़ के अंदर। उसके बाद में आसनाथ आता है, फिर रायमल आता है, फिर चूड़ा आता है, फिर कान्हा आता है, फिर रणमेल आता है, जोधा आता है। जोधा के बेटे 5 थे, फिर एक सातल देव आता है जो सातल में पोखरणा बसाता है, और सुजा आता है। उसके बाद में गंगा आता है जो यानी जिसका पुत्र मालदेव था, गंगा ने राणा सांगा की सहायता की थी, 4000 सैनिक भेजे थे। उसके बाद में मालदेव आता है, मालदेव के बाद में चंद्रसेन आता है। तो एक बार दोबारा रिपीट करते हैं कि आज से आपका नाम सिया है और आपने हाथ में पैर रखा है चूड़ा, चूड़ा गिरा था यानी कहाँ चूड़ा गिरा था रण में, तो रणमेल हो जाएगा। रण है जोधपुर का, जोधा के बेटे हैं 5, एक को इतिहास ने सुझा दिया तो सुजा आ जाएगा। उसके बाद में गंगा, गंगा में माल बहता है चंद्रमा की भांति, चंद्रमा तो मोटा है, मोटा तो सुर भी है, मोटा तो गज भी है। जैसे जसवंत सिंह, जैसे जसवंत सिंह, जसवंत सिंह के बाद में अजीत सिंह, की जीत उसी की होती है जिसे कोई भय नहीं होता, और जिसे भय नहीं होता वो विजय प्राप्त करता है। विजय हमेशा भीम की हुई है, भीम का आज तक मान है, और इसके मान को कोई भी हिला नहीं पाया, चाहे सरदार को बुलाओ चाहे हनुमत को बुलाओ। ये थी हमारे जोधपुर राठौड़ वंश को यानी जो शासक थे राजा हुए इंपॉर्टेंट, उनको याद करने की ट्रिक। चलो एक बार बिना देखे और रिपीट करते हैं कि सबसे पहले सिंहा, आसनाथ, रायपाल, चूड़ा, कान्हा, रणमल, जोधा, सातल, सुजा, गंगा, मालदेव, चंद्रसेन, मोटा राजा उदय सिंह, सूर सिंह, गज सिंह, जसवंत सिंह, अजीत सिंह, अभय सिंह, भीम सिंह, मान सिंह, सरदार सिंह, और लास्ट हनुमत सिंह जो एकीकरण के यानी अंदर सम्मिलित होता है, तो वो था हनुमत सिंह। अब हम मैं एक दो बातें और बता देता हूँ कि उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि दी थी वो अकबर ने थी। उदय सिंह को मोटा राजा की जो उपाधि दी थी वो अकबर ने दी थी। और मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन उदय सिंह की करता है, और उदय सिंह वह है जो मुगलों के साथ अंतिम वैवाहिक संबंध स्थापित करता है, वो था उदय सिंह। और गज सिंह को इसकी जो पत्नी थी वो गज सिंह की जो पत्नी थी अनारा बेगम, उसके कहने पर जसवंत सिंह को उत्तराधिकारी बना दिया जाता है यानी अगला शासक बना दिया जाता है। और अभय सिंह ने जो खिजड़ली घटना होती है 1730 के अंदर, उसके अंदर जो मारने का एक प्रकार से आदेश दिया था वो अभय सिंह के समय की घटना है, अभय सिंह के समय की। और मान सिंह जिसे सन्यासी राजा कहा जाता है, तो मारवाड़ राठौड़ वंश का सन्यासी राजा है मान सिंह। और अजीत सिंह इसे कान का कच्चा शासक कहा जाता है अजीत सिंह को। और गोरादाई इसकी रक्षा करती है, और ये वीर दुर्गादास राठौड़ को देश निकाला दे देते हैं, ये है। तो अजीत सिंह हो गया। गंगा सिंह है, वो महाराणा सांगा की 4000 सैनिक देकर सहायता करते हैं। मालदेव को हंसमत वाला राजा कहा जाता है, फारसी इतिहासकारों ने कहा था मालदेव को हंसमत वाला राजा। और मालदेव की जो पत्नी थी रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई थी, रूठी रानी जो आजीवन रूठ कर तारागढ़ दुर्ग अजमेर के अंदर रही थी, रूठी रानी मालदेव की पत्नी थी। और जेता और कुपा इसके दो विश्वास पात्र यानी एक प्रकार से कहें कि सेनापति थे। जो गिरी सुमेल युद्ध 1544 को होता है उसके अंदर वीरगति को प्राप्त होते हैं। मालदेव के जो सेना नायक थे जेता और कुपा। शेरशाह सूरी उस युद्ध में कहता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के खातिर हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। उन्हीं के शब्दों में कहें कि बोला सूरी राजयू गिरी राज गमसान, मुट्ठी भर बाजरे खातिर खो देता हिंदवान।
तो ये थी शेरशाह सूरी की एक कहावत है। और चंद्रसेन है जिसे भूला बिसरा राजा कहा जाता है, अणविंदिया मोती कहा जाता है। चंद्रसेन ने जिस प्रकार महाराणा प्रताप ने अपने भाइयों का विरोध सहा था, उसी प्रकार चंद्रसेन ने भी अपने भाइयों का विरोध सहा। तो आशा करता हूँ ट्रिक आपको पसंद आई है। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान के यानी जितने भी केसरिया, जौहर, साके हुए हैं उन सब के बारे में। तो वीडियो के आप अंत तक बने रहिए। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहले हम बात करें तो राजस्थान का जो सर्वप्रथम साका हुआ था वो जैसलमेर के अंदर होता है, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से उसे प्रमाणित नहीं माना जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राजस्थान का इतिहास की दृष्टि से जो प्रथम साका माना जाता है वो हमारा है रणथंभौर का साका, 1301 के अंदर होता है। और जितने भी सबसे पहले जो आक्रमणकारी आया था जहां पर साका हुआ था वहां पर अलाउद्दीन खिलजी था। तो रणथंभौर में 1301 को होता है। अलाउद्दीन खिलजी यहाँ का शासक था और हमीरदेव चौहान उस समय यहाँ का राजा था और आक्रमणकारी था वो था अलाउद्दीन खिलजी। और यहाँ पर जो केसरिया किया था वो रंगा देवी ने किया था, और केसरिया तो किया था सॉरी अमीरदेव चौहान ने, और जौहर किया था रंगा देवी ने। रंगा देवी की पुत्री थी पद्मला, वो भी यानी जौहर करती है। राजस्थान का प्रथम जल जौहर था, जल जौहर। वैसे एक प्रकार से देखा जाए तो इसे जल जौहर तो होता ही नहीं है, वैसे तो अग्नि में है, अग्नि को प्राप्त करना ही जल यानी हम इसे जौहर बोलते हैं। अग्नि में अपनी आहुति दे देना। ये लास्ट में देखेंगे कि जौहर क्या होता है, केसरिया क्या होता है और साका क्या होता है। हमीरदेव चौहान व अन्य ने यहाँ पर क्या किया था, केसरिया किया था, और जौहर को प्राप्त हुई थी रंगा देवी और उसकी पुत्री पद्मला। इसके बाद में हम देखते हैं चित्तौड़गढ़ का प्रथम साका होता है। आक्रमणकारी था वो वही था, 1303 के अंदर होता है। अलाउद्दीन खिलजी आक्रमणकारी था, और रतन सिंह यहाँ पर जो रतन सिंह थे वो शासक थे। और केसरिया करते हैं गोरा बादल, और जो जौहर करती है वो पद्मनी करती है। रानी पद्मनी जो श्रीलंका की राजकुमारी थी, गंधर्व सेन की इसके पिता थे, तो श्रीलंका की राजकुमारी। इसके गोरा और बादल है ये चाचा और भतीजे हैं। तो अब हम देखते हैं उसके बाद में चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका। चित्तौड़गढ़ का जो दूसरा साका होता है वो होता है 1535 के अंदर, और जो आक्रमणकारी था वो था गुजरात का बहादुर शाह है। बहादुर शाह आक्रमण करता है विक्रमादित्य पर, और जो बाघ सिंह और अन्य व्यक्ति केसरिया करते हैं। और कर्मावती यहाँ की शासिका थी, यानी कर्मावती के द्वारा जौहर किया जाता है। और विक्रमादित्य, बाघ सिंह ये केसरिया को प्राप्त करते हैं, कर्मावती के द्वारा जौहर किया जाता है। कर्मावती हुमायूं को राखी बहती है, लेकिन समय पर सहायता नहीं मिल पाती है, इसके कारण यहाँ पर ये होता है साका। अब हम देखते हैं चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका 1567-68 आता है। चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका 1567-68 में होता है, और आक्रमणकारी था अकबर। और उदय सिंह के समय यहाँ पर क्या हुआ था, जौहर हुआ, केसरिया हुआ था। और जयमल राठौड़ और फतेह सिंह सिसोदिया ये लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, केसरिया धारण करते हैं। और ये फूल कवर थी, फूल कवर के द्वारा यहाँ पर होता है जौहर। इसके बाद में सिवाना का फर्स्ट होता है 1308 के अंदर, और सिवाना के अंदर यहाँ पर जो शासक था वो था मोटा राजा उदय सिंह। 1308 में होता है, उस समय तो अलाउद्दीन खिलजी था, लेकिन दूसरे के समय उदय सिंह था। और यहाँ पर जो शासक थे वो थे शीतलदेव और चौहान थे शीतलदेव और सोमदेव ये जो केसरिया करते हैं। और यहाँ पर देखते हैं तो मेणादे है वो जौहर को प्राप्त होती है। मेणादे के साथ अन्य भी बहुत सी रानियां होती थी जो जौहर करती थी, यानी अग्निकुंड में कूदती थी। इसके बाद में देखते हैं सिवाना का दूसरा जो 1582 के अंदर होता है, मोटा राजा उदय सिंह के समय। कल्लाजी राठौड़ है वो यहाँ का शासक था। कल्लाजी राठौड़ और अन्य यानी जो अन्य सामंत जैसे शासक हुआ करते थे, अन्य वहां के नौकर चाकर हुआ करते थे, उनके द्वारा केसरिया को धारण किया जाता है। और हांडी रानी थी वो जौहर को प्राप्त होती है। इसके बाद में जालौर का फर्स्ट होता है 1311 में, अलाउद्दीन खिलजी। ये मैंने पहले भी बताया था कि जितने भी यानी जो पहले साकी हुए थे वहां पर आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी ही था। और यहाँ पर जो शासक था वो कानड़देव चौहान था। कानड़देव और विरमदेव को ये केसरिया को प्राप्त होते हैं। जैतल देवी के द्वारा यहाँ जौहर किया जाता है। और ये जानकारी हमें मिलती है वो पद्म नाम का यानी ग्रंथ है, उससे जानकारी मिलती है। कानड़देव चौहान पद्म नाम ने यानी रचना करी थी। तो विरमदेव सोनग्रारी बात और कानड़देव चौहान ये उनकी रचना है, उसमें मिलती है। जैसलमेर का फर्स्ट होता है 1311 में, अलाउद्दीन खिलजी यहाँ का आक्रमणकारी था, मूलराज के समय होता है। और रतन सिंह और मूलराज ये केसरिया को प्राप्त होते हैं। और राजपूत वीरांगनाएं जो महिलाएं थी वो जौहर करती है। उसके बाद में जैसलमेर का जो सेकंड है उसकी कोई डेट हमें निश्चित नहीं मिलती है इतिहास के अंदर। तो यहाँ का शासक कौन था उस समय, वो फिरोज खां खिलजी था, वो तो आक्रमणकारी था। और दुद्धा के समय होता है राव दुद्धा।
तो राव दूधा के समय होता है। और यहाँ पर जो केसरिया करते हैं वो दूधा और तिलोकशी नाम से व्यक्ति आते हैं, उनके द्वारा यहाँ पर केसरिया किया जाता है और वही राजपूत वीरांगनाएं जौहर को प्राप्त होती है। इसके बाद में हम देखते हैं जैसलमेर का अर्धशाका। ये अर्धशाका क्यों बोलते हैं ये आगे बात करेंगे। ये 1550 में होता है। राजस्थान का अर्धशाका, अर्धशाके के लिए प्रसिद्ध है जैसलमेर दुर्ग। यहाँ पर 99 बुर्ज बने हुए हैं, यानी यहाँ की लगभग अधूरी सी बातें हैं। तो ये अमीर अली थे। ये आक्रमणकारी कौन था? अमीर अली। और लूणकर्ण के समय यहाँ पर जो आक्रमण होता है अमीर अली का, और लूणकर्ण और अन्य व्यक्तियों के द्वारा केसरिया किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जोर नहीं होता है। ये नहीं क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जब ये अमीर अली आक्रमण करता है तो ये लूणकर्ण है, ये लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन यहाँ इनके जो अन्य जो हम एक प्रकार से कहें कि सैनिक थे, वो इस युद्ध को जीत लेते हैं। इस कारण जो यहाँ की माता बहनें थी वो जौहर करने से वंचित हो जाती है, यानी सुरक्षित रह जाती हैं। तब यहाँ पर जोर नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ केसरिया होता है, इसलिए इसे राजस्थान का अर्धशाका कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करें बटनेर दुर्ग, जो हनुमानगढ़ के अंदर है। वहां पर 1398 में तैमूरलंग आक्रमण करता है दूलचंद भाटी पर, और दूलचंद भाटी और अन्य व्यक्तियों के द्वारा केसरिया किया जाता है। और ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा जौहर था जहां पर हिंदू और महिलाएं, जो हिंदू और मुस्लिम महिलाएं एक साथ मिलकर क्या करती है? जौहर करती है। अब हम देखते हैं जौहर क्या होता है, केसरिया क्या होता है। सबसे पहले तो बात करें जौहर क्या है। जैसे अब कोई आक्रमणकारी आएगा, आक्रमणकारी वहां के यानी आक्रमण करने के बाद, जैसे अब हम किसी दुर्ग के अंदर कैद है, तो उस दुर्ग के अंदर कैद है अंदर, तो हमारे पास हम क्या करते हैं कि आक्रमणकारी बाहर से हमारे चारों ओर से दुर्ग को घेर रखा है और हम उसकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तो अंत में क्या करते हैं? सभी एक योजना बनाते हैं कि अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहा है, अब हमें आखिरकार लड़ना ही होगा। तो वो केसरिया वस्त्र धारण करके या केसरिया साफा पहनकर युद्ध क्षेत्र में उतर जाते हैं और दुश्मन के साथ लोहा लेते हैं, तो इसे बोलते हैं केसरिया। और वो लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, या तो युद्ध जीत जाते हैं या युद्ध हार जाते हैं, लेकिन लड़ते हैं युद्ध क्षेत्र में, इसे बोलते हैं केसरिया। अब जौहर क्या होता है? जैसे कोई यानी राजा है, वो वीरगति को प्राप्त हो गया लड़ते हुए, केसरिया धारण किया और वो वीरगति को प्राप्त हो गया, तो जो महिलाएं थी वो अपनी आत्मरक्षा के लिए एक अग्निकुंड तैयार करती और उसमें अपने आप को जला देती, उसे बोलते थे जौहर। और राजस्थान का एकमात्र जल जौहर है वो है रंगा देवी के द्वारा किया हुआ रणथंभौर दुर्ग के अंदर। अब हम देखते हैं शाखा क्या है। तो अब जौहर भी हुआ और केसरिया भी हो गया, यानी राजा भी वीरगति को प्राप्त हो गया लड़ते हुए, और महिला भी क्या कर गई? अग्नि के अंदर यानी अपनी आहुति दे दी। तो ये दोनों का जो सम्मिलित रूप है उसे बोलते हैं शाखा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके अलावा दो ही और रहे हैं शाखे, वो एक गागरोन का फर्स्ट और गागरोन का सेकंड, ये हम आगे देख लेंगे। तो मैंने सोचा कि चलो इतने कम समय के अंदर यानी आपको ये चीज उपलब्धि करवाई जाए। अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक करना और नीचे कमेंट जरूर करना, आगे शेयर भी करना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। और संस्कृति के अंदर जो टॉपिक है हमारी राजस्थान की हस्तकला, और राजस्थान की हस्तकला से लगभग परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो राजस्थान पुलिस का पेपर क्यों ना हो, चाहे वो 20 TC का हो, यानी छोटे से लेकर मोटा लेवल तक बात करें तो सभी परीक्षाओं में कला और संस्कृति से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज उसी का टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है राजस्थान की हस्तकला। तो दोस्तों देखते हैं राजस्थान की जो हस्तकला है वो सबसे पहले हम देखते हैं कि थेवा कला। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? कला क्या होती है? कला होती है जैसे किसी चीज को, यानी हस्त का मतलब हाथ और कला का मतलब कोई वस्तु निर्मित करना, जो प्रदर्शित करना। तो जो हाथ से निर्मित की जाती है उसे कहते हैं हस्तकला। अब हम देखते हैं थेवा कला। ये थेवा कला कहाँ की है? तो ये है हमारे प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। ये थेवा कला है, ये प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। और थेवा कला के जो प्रमुख कलाकार थे वो थे नाथूजी सोनी, यानी सोनी परिवार का नाम लिया जाता है थेवा कला के अंतर्गत, और नाथूजी सोनी थे वो इनके प्रमुख कलाकार थे। थेवा कला है वो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, नाथूजी सोनी इसके प्रमुख कलाकार हैं, और जो वर्तमान में राष्ट्रपति से सम्मानित किए गए थे उनका नाम था विजय कुमार। विजय कुमार को राष्ट्रपति से सम्मानित किया गया था थेवा कला के अंतर्गत, और नाथूजी सोनी इनके प्रमुख प्रवर्तक थे। अब देखते हैं कोफत कला और तहनीसा। ये जो दोनों कलाएं हैं, ये कलाएं प्रसिद्ध है जयपुर और अलवर की। जयपुर और अलवर की, जयपुर और अलवर की प्रसिद्ध है कोफत कला और तहनीसा। तहनीसा क्या होती है? जैसे सोने पर यानी पित्तल पर सोने का काम किया जाता है, पित्तल पर सोने का काम किया जाता है तहनीसा के अंदर। कोफत कला और तहनीसा है ये जयपुर और अलवर की प्रसिद्ध है। इसके बाद में हम देखते हैं मीनाकारी। ये मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये है जयपुर की। ये है जयपुर की मीनाकारी। ये मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये है जयपुर की। ये मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये है जयपुर की। ये मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये है जयपुर की। ये मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये है जयपुर की। ये मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये है जयपुर की। ये मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये है जयपुर की।
सोने पर नग जड़े जाते हैं मीनाकारी के अंतर्गत। तारकसी के जेवर, ये तारकसी के जेवर है, ये कहाँ के प्रसिद्ध है? तो ये है राजसमंद के प्रसिद्ध। ये नाथ द्वारा राजसमंद के प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा के तारकशी के जेवर प्रसिद्ध है। और टेराकोटा है ये मोलेला गांव है, ये है राजसमंद में। टेराकोटा है वो मलेला का प्रसिद्ध है। तारकशी के जेवर नाथद्वारा के प्रसिद्ध है। मीनाकारी है वो जयपुर की प्रसिद्ध है। तहनीसा भी जयपुर की प्रसिद्ध, तहनीसा जयपुर और अलवर की प्रसिद्ध है। थेवाकल है वो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। इसके बाद में हम देखते हैं ब्लू पोट्री। ये ब्लू पोट्री है, ये जयपुर की प्रसिद्ध है। दोस्तों 3 चीजें होती है, एक होती है ब्लू पोट्री, एक होती है कागजी पोट्री, एक होती है ब्लैक पोट्री। ब्लैक पोट्री कोटा की प्रसिद्ध है, कागजी पोट्री अलवर की प्रसिद्ध है और ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है। लास्ट में मैं आपको लिखकर भी बता दूंगा। इन लगभग परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, ये पीछे पूछा गया है कि ब्लू पोट्री कहाँ की है, तो ये जयपुर की प्रसिद्ध है। इसके बाद में हम देखते हैं राजा मान सिंह लेकर आए थे ब्लू पोट्री। और बादले कहाँ के प्रसिद्ध होती है? जोधपुर के। बादले होते हैं जस्ते के बने बड़े बड़े मटके होते हैं जिसमें पानी भरा जाता है, तो ये कहाँ के प्रसिद्ध है? ये है जोधपुर के। जस्ते की मूर्तियां, जस्ते की जूतियां हैं, ये भीनमाल जालौर की प्रसिद्ध है। भीनमाल जालौर, जस्ते की जो जूतियां हैं वो है भीनमाल जालौर की प्रसिद्ध। और संगमरमर की जो मूर्तियां हैं वो है नाथ द्वारा की प्रसिद्ध। सॉरी, नाथ द्वारा की नहीं, संगमरमर की जूतियां है ये जयपुर की प्रसिद्ध है। संगमरमर की जो मूर्ति है ये जयपुर की प्रसिद्ध है। और जो काष्ठ कला है ये है बस्सी चित्तौड़गढ़ की। ये बस्सी जो स्थान है वो है चित्तौड़गढ़ में। बस्सी चित्तौड़गढ़ में यानी जो बनती है वो बनती है काष्ठ कला। और काष्ठ कला के अंतर्गत देखें हम, जिस प्रकार जो शिव भोले होते हैं, शिव भोलेनाथ, उसके जो कावड़ लेकर आते हैं कावड़िया, वो भी एक प्रकार से जो कावड़ बनती है वो यहीं बनती है बस्सी चित्तौड़गढ़ के अंदर। अब हम देखते हैं नकाशीदार फर्नीचर। ये नकाशीदार फर्नीचर है बाड़मेर के प्रसिद्ध, बाड़मेर या वाडाना, बाड़मेर के प्रसिद्ध है नकाशीदार फर्नीचर। और जो रमकड़ा उद्योग है ये है गलियारा कोट डूंगरपुर का प्रसिद्ध, गलियारा कोट डूंगरपुर का प्रसिद्ध रमकड़ा उद्योग है। और खेती के जो औजार बनते हैं वो बनते हैं नागौर में, नागौर के प्रसिद्ध है। खेल का सामान हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में बनता है, हनुमानगढ़ में खेल का सामान हनुमानगढ़। और जो खेसले प्रसिद्ध है वो है लेटा गांव जालौर का, लेटा गांव जालौर की, जो लेटा गांव जालौर के खेसले उद्योग प्रसिद्ध है। और दरिया है ये है लावाण दोसा और टांकला नागौर और सलवासा जोधपुर, ये 3 जगह की प्रसिद्ध है दरिया। गलीचे व नमदे ये है टोंक के प्रसिद्ध, टोंक और जयपुर के प्रसिद्ध हैं। और साथ में गलीचे है वो बीकानेर में जो कैद है, बीकानेर के जो कैदी होते हैं उनके द्वारा गलीचे बनाए जाते हैं, तो बीकानेर के कैदियों के द्वारा जो गलीचे बनाए जाते हैं वो भी प्रसिद्ध है। और जो गलीचे हैं वो टोंक के प्रसिद्ध है, टोंक जयपुर के। मिरर वर्क है, मिरर वर्क हो गया गोटाजरी, ये मिरर वर्क है ये जैसलमेर का प्रसिद्ध है, जैसलमेर का मिरर वर्क प्रसिद्ध है। और ये जो गोटाजरी है ये मोलेला की प्रसिद्ध है। मिरर वर्क है वो जैसलमेर का प्रसिद्ध है, गोटाजरी ये मोलेला की प्रसिद्ध है। और जो तलवारें हैं ये सिरोही की प्रसिद्ध है, मानसाई तलवारें सिरोही की प्रसिद्ध है। और बीड़ी उद्योग है ये टोंक का प्रसिद्ध है। नंदलाल तिवारी का नाम लिया जाता है बीड़ी उद्योग में, नंदलाल तिवारी, और ये बीड़ी उद्योग टोंक का प्रसिद्ध है। नस्वार है ये ब्यावर की प्रसिद्ध है, ब्यावर यानी एरिक डिक्सन ने जो शहर बसाया था ब्यावर अजमेर में पड़ता है, तो ये यहाँ की नस्वार प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये थी हमारी राजस्थान की हस्तकलाओं से जो प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे प्रश्न पूछा जाएगा टेराकोटा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो हमारा उत्तर रहेगा मोलेला राजसमंद का। ब्लू पोट्री कहाँ की है, तो जयपुर की।
जैसे जस्ते की जो जूतियां कहाँ तैयार की जाती है, तो भीनमाल जालौर। संगमरमर की जो मूर्तियां कहाँ क्या की जाती हैं, तो हो गया जयपुर। काष्ठ कला वसी चित्तौड़गढ़। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजस्थान की हस्तकला। अगला जो टॉपिक होगा वो हम अभी नेक्स्ट जो तैयार करने जा रहे हैं, जैसे राजस्थान का संपूर्ण इतिहास। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई। यदि पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, आगे शेयर भी करना। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। मेले मंदिर महोत्सव राजस्थान यानी पुलिस के अंदर पूछे जाते हैं बार बार प्रश्न। तो आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं मेले मंदिर महोत्सव और इसके साथ यानी जिलों के उपनाम, जो जिलों के उपनाम है। तो आज सबसे पहले हम अध्ययन करने जा रहे हैं अजमेर जिले के बारे में। अजमेर और मेले मंदिर महोत्सव हम सीधा याद करते हैं तो याद बहुत मुश्किल से होता है। तो आज हम अध्ययन करेंगे ट्रिक के साथ। सबसे पहले हम अजमेर जिले को देख रहे हैं, तो हमारी ट्रिक रहेगी, ट्रिक को आप बार बार रिपीट करना तो आपके बहुत ज्यादा जल्दी से याद हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रिक कि अजमेर बादशाह के दो सेनापति। ट्रिक है, अजमेर बादशाह के दो सेनापति, एक का नाम काल्या और दूसरे का नाम लाल्या, किस बुद्धि के थे, तो ये थे तेज बुद्धि के। कहां भेज दिया, यानी इसे भेज दिया कलव वृक्ष लाने के लिए पंजाब। अजमेर सेनापति के, अजमेर बादशाह के दो सेनापति, एक का नाम काल्या एक का नाम लाल्या, तेज बुद्धि के थे, तो उसे कहां भेज दिया, कलव वृक्ष लाने पंजाब भेज दिया। और उन्होंने लाकर लगाया पुष्कर में। तो उसके क्या मारे, कोड़े मारे। किसने मारे, ख्वाजा साहब ने। ख्वाजा साहब ने, ख्वाजा साहब ने मारे। तो कौन देख रहा था, फखरुद्दीन। फखरुद्दीन और सोनी जी की नसियां, सोनी जी के मंदिर से लोग और काचरिया मंदिर के लोग इसे देख रहे थे। तो हमारी ट्रिक है कि अजमेर बादशाह के दो सेनापति, एक का नाम काल्या एक का नाम लाल्या, तेज बुद्धि के थे, तो उसे पंजाब भेज दिया। क्या लाने, कलवृक्ष लाने। लाकर कहाँ लगाया, तो ये लगाया था पुष्कर में। तो क्या मारे, कोड़े मारे। किसने मारे, ख्वाजा साहब ने मारे। तो ख्वाजा साहब ने कोड़े मारे, तो कौन देख रहा था, ख्वाजा, यानी ख्वाजा साहब ने कोड़े मारे तो कौन देख रहा था, फखरुद्दीन, सोनी जी की नसिया और काचरिया मंदिर। अब हम देखते हैं किस प्रकार की बादशाह की सवारी। बादशाह की सवारी, लाल्या काल्या कह दो या कृषि उपकारक देवता कह सकते हैं हम, कृषि उपकारक देवता। तेजाजी का मेला, तेजाजी का मेला। कलव वृक्ष मेला। पंजाब शाह का उर्स, पंजाब शाह का उर्स। पुष्कर मेला या मंदिर। कोड़ामार होली, कोड़ामार होली। ख्वाजा साहब का उर्स, ख्वाजा साहब का उर्स। फखरुद्दीन की मजार, फखरुद्दीन की मजार। सोनी जी की नसियां और काचरिया मंदिर। अब इनका डिटेल से देखते हैं कि ये कहां पर है। जो बादशाह की सवारी है वो निकाली जाती है ब्यावर में, ब्यावर। और ब्यावर ही वह शहर है जिसको एरिक डिक्सन ने बसाया था। एरिक डिक्सन, एरिक डिक्सन के द्वारा बसाया गया शहर कौन सा है, ब्यावर। ब्यावर में सूती वस्त्र मिल है। तो इसके बाद में काल्या लाल्या मेला या कृषि उपकारक देवता या तेजाजी का मेला। तेजाजी को बोलते हैं काल्या लाल्या का देवता। तो तेजाजी का जो मेला है वो लगता है सुरसुरा में, सुरसुरा। सुरसुरा, ये अजमेर के अंदर सुरसुरा में तेजाजी का मेला लगता है। और तेजाजी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था करनाल नागौर में। तो ये आगे हम नेक्स्ट अभी बात करने वाले हैं तेजाजी के बारे में डीप तरीके से। कलव वृक्ष मेला लगता है, ये लगता है मांगलियावास। कलव वृक्ष मेला लगता है मांगलियावास में, मांगलियावास। और पंजाब शाह का उर्स, यहाँ 2.5 दिन का जो झोपड़ा है, जहां 2.5 दिन का
झोपड़ा है वहां लगता है पंजाब शाह का उर्स। पुष्कर मेला भी अजमेर में लगता है। पुष्कर के हमें बहुत से उपनाम मिलते हैं, जैसे इसे आदि तीर्थ कहा जाता है, कोणक तीर्थ कहा जाता है, तीर्थों का मामा कहा जाता है। यहाँ पर बहुत से घाट बने हुए हैं, 52 घाट बने हुए हैं, जैसे गणगौर घाट, गांधी घाट, मिस मेरी आई थी, यहाँ पर जनाना घाट भी बना हुआ है, गऊ घाट बना हुआ है। तो ये बहुत से घाट बने हुए हैं। तो ये पुष्कर की भी डीप से तरीके से बात करेंगे। कोड़ामार जो होली है ये है विनाय अजमेर की, विनाय की। और ख्वाजा साहब का जो उर्स लगता है ये लगता है 1 रजब से 6 रजब तक। 1 रजब से 6 रजब तक ख्वाजा साहब का उर्स लगता है। और ये जो रजब है ये है मुस्लिम में 7वां महीना होता है, 7वां माह है। मुस्लिम जो कैलेंडर होता है उसमें 7वां जो महीना होता है वो रजब का होता है। जैसे मुस्लिम का जो प्रथम माह होता है वो होता है मुहर्रम। मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिउल अव्वल, जमादिउल सानी, रजब, सवान, रमजान, जिलकाद, जिलपाद, जिलिज। जिलिज होता है जो अंतिम होता है, सबसे पहला होता है मुहर्रम, और 7वां होता है रजब। तो ये भी मुस्लिम कैलेंडर भी हमें पता होना चाहिए। परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि जो मुस्लिम माह कैलेंडर की शुरुआत किस महीने से होती है, तो हमारा उत्तर रहेगा मुहर्रम। तो मुहर्रम यानी जो ख्वाजा साहब का उर्स लगता है वो लगता है 1 रजब से 6 रजब तक। और फखरुद्दीन की जो मजार है वो है सरवाड़ में, सरवाड़ अजमेर में है। और ये जो सोनी जी की नसिया है इसे बोलते हैं लाल मंदिर, लाल मंदिर। और लाल मंदिर इसका जो निर्माता था वो था मूलचंद सोनी, मूलचंद सोनी। सोनी जी की नसिया इस मंदिर का जो निर्माता था, इसे लाल मंदिर बोलते हैं, इसका जो निर्माता था वो मूलचंद सोनी था। और ये काचरिया मंदिर है, ये काचरिया मंदिर कैसे काचरिया कैसे किशनगढ़, किशनगढ़, ये किशनगढ़ के अंदर स्थित है काचरिया मंदिर। और किशनगढ़ वो रियासत थी जिस पर यानी तोप सलामी का अधिकार नहीं था। एकीकरण के समय हम पढ़ेंगे कि जो रियासतें थी यानी 3 ठिकाने थे, 19 रियासतें थी, 19 रियासतों को तोप सलामी का अधिकार था, लेकिन 2 अपवाद रियासतें थी उसको तोप सलामी का अधिकार नहीं था। तो वो रियासतें थी किस किस नाम याद रखना, किस, कैसे बन जाएगा किशनगढ़, किशनगढ़। और सह से शाहपुरा, शाहपुरा। ये 2 ऐसी रियासतें अपवाद थी जिसको तोप सलामी का अधिकार नहीं था। तो अब हम देखते हैं कि बादशाह की सवारी ब्यावर अजमेर में निकाली जाती है। काल्या वाला कृषि पार्क देवता तेजा जी को कहते हैं, इनका मेला यानी मंदिर है वो सुरसरा में लगता है। और कलवृक्ष मेला है वो मांगलियावास में लगता है। और पंजाब शाह का उर्स 2.5 दिन झोपड़ा वहां लगता है। पुष्कर मेला यहाँ लगता है अजमेर में। कोड़ामार होली बिनाई की प्रसिद्ध है। ख्वाजा साहब का उर्स 1 रजब से 6 रजब तक लगता है। और ये जो यानी रजब होता है वो 7वां माह होता है। फखरुद्दीन की जो मजार है वो सरवाड़ में है। और सोनी जी की नसिया लाल मंदिर, इसके जो निर्माता थे वो मूलचंद सोनी थे। और काचरिया मंदिर है ये है किशनगढ़ के अंदर। हम डीप तरीके से देखेंगे तेजा जी के बारे में। तेजा जी का जो यानी जन्म हुआ था वो हुआ था करनाल नागौर में। तेजा जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था करनाल नागौर में, जन्म करनाल नागौर में। और हुआ कब था पूछ लिया जाए परीक्षा में, तो ये हुआ था 1073 ईस्वी में, 1073 ईस्वी में हुआ था। करनाल नागौर में अंत होता है। और इनके जो पिता थे, पिता का नाम था तहाड़जी जाट, तहाड़जी जाट। और माता थी, माता इनकी जो माता थी वो थी राजकुंवरी, राजकुंवरी। और इनकी जो पत्नी थी, इनकी पत्नी का जो नाम था वो था पेमल। लगभग जो यानी देवी देवताओं से प्रश्न आते हैं कला और संस्कृति के अंदर राजस्थान पुलिस में, वो उठाते हैं। इनकी सवारी पूछी जाती है, लोक देवताओं की सवारी पूछी जाती है। तो तेजा जी की जो सवारी का नाम था वो थी लीली घोड़ी, शिनगारी बोलते हैं या फिर लिली घोड़ी, लिली घोड़ी, या फिर इसका नाम है शिनगारी या शिनगारी, लिली घोड़ी या फिर शिनगारी। जो यानी तेजा जी का वाहन था लिली घोड़ी, या फिर इसे शिनगारी नाम मिलता है। और तेजा जी के जो यानी पुजारी होते हैं, पुजारी उसे कहते हैं घोड़ला, घोड़ला। तेजा जी का पुजारी कहलाता है घोड़ला। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा पूछा जाता है कि तेजा जी के पुजारी का क्या नाम है, तो घोड़ला हो जाएगा। और इनकी जो पुजारी का नाम घोड़ला होता है। तेजा जी पर डाक टिकट जारी हुई थी, डाक टिकट वो हुई थी 2011 में, 11 रुपए का डाक टिकट सितंबर 2011 में हुआ था, सितंबर 2011 में
5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था तेजाजी पर, और उसका पुजारी घोड़ला कहलाता है। इनकी जो वाहन है वो लिल्ली घोड़ी या फिर श्रृंगारी नाम है। इनके पिता का नाम ताहड़जी जाट था, माता का नाम राजकुमारी था और उनकी पत्नी पेमल थी। करनाल नागौर में इनका जन्म होता है। इनका मंदिर सुसरा अजमेर में बना है, भावता अजमेर में है। वहां पर गौमूत्र से यानी चिकित्सा सेवा की जाती है, वहां पर गौमूत्र से भावता अजमेर के अंदर। और तेजा जी है वो धोल्या गोत्र में जन्म होने के कारण इसे धोल्यावीर कहा जाता है, कृषि उपारक देवता कहा जाता है और उसे सर्प देवता भी कहा जाता है तेजा जी को। और तेजा जी की जो प्रतिमा दिखाई जाती है उस पर जैसे हम कह सकते हैं जीव पर सांप डसते हुए दिखाया जाता है, तो ये उसकी प्रतिमा में दिखाया जाता है। अब हमने देख लिया था अजमेर के यानी मेले मंदिर महोत्सव। अब हम देखते हैं अजमेर के जो उपनाम है वो क्या क्या मिलते हैं। अजमेर के उपनाम, तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही होगी दोस्तों। यदि पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को रिफ्रेश कर लेना ताकि मेरी जो भी अगली वीडियो होगी वो आपको समय पर मिलती रहेगी। तो अब हम देखते हैं अजमेर के उपनाम। सबसे पहले हम देखते हैं कि अजमेर को कहा जाता है भारत का मक्का। भारत का मक्का, अजमेर को भारत का मक्का कहा जाता है। राजस्थान का नाका कहा जाता है, राजस्थान का नाका, भारत का मक्का, राजस्थान का नाका। और सांप्रदायिक सद्भाव का जिला भी कहा जाता है, सांप्रदायिक सद्भाव का जिला, सद्भाव का जिला, सांप्रदायिक सद्भाव का जिला कहा जाता है। भारत का मक्का कहा जाता है, राजस्थान का नाका कहा जाता है और राजस्थान में अंडों की टोकरी कहा जाता है। राजस्थान में अंडों की टोकरी, अंडों की टोकरी कहा जाता है। राजस्थान में अंडों की टोकरी कहा जाता है और इसे कहा जाता है राजपूताने की कुंजी, राजपूताने की कुंजी। अजमेर को ही कहा जाता है राजपूताने की कुंजी। भारत का मक्का, राजस्थान का नाका, सांप्रदायिक सद्भाव का जिला कहा जाता है। राजस्थान में अंडों की टोकरी कहा जाता है, राजपूताने की कुंजी कहा जाता है। और इसे यानी अजमेर के अंदर एक गढ़ है तारागढ़, जिसे जिब्राल्टर, अजमेर दुर्ग भी है यहाँ पर। तारागढ़ में अजमेर दुर्ग भी है, तारागढ़ को अजमेर दुर्ग कहा जाता है। इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है, राजस्थान का जिब्राल्टर, राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है तारागढ़ दुर्ग अजमेर को। भारत का मक्का, राजस्थान का नाका, सांप्रदायिक सद्भाव का जिला, राजपूताने की कुंजी, ये सब अजमेर के नाम मिलते हैं। और अजमेर को कहा जाता है राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, राजमार्गों का चौराहा। तो ये सब अजमेर के उपनाम मिलते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। बारे में यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में देखेंगे संपूर्ण तरीके से कि यहाँ पर क्या क्या चीजें बनी हुई है। तो इससे पहले मैं आपको एक शायरी कहना चाहूंगा। ये वीडियो लगभग 2 या 3 मिनट की रहने वाली है। इसके अंदर आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। कि खून बहा श्रृंगार करूं, खामोश यहाँ तलवार नहीं, हम राणा की वंशज है, हार हमें स्वीकार नहीं। तो उसी मेवाड़ी यानी राणा की जो भूमि रही थी कभी, यानी मेवाड़ का चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे कि कौन कौन सी चीज यहाँ पर बनी हुई है। मैंने ज्यादा समय खराब ना हो इसके लिए पहले ही बोर्ड पर लिख दिया है। तो चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के अंदर हम सबसे देखते हैं कि जो यानी मुख्य चीज है वो सबसे पहले आता है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ है वो यानी एक अपनी अनूठी शान आन बान के लिए जाना जाता है। विजय स्तंभ के अन्य भी बहुत से उपनाम मिलते हैं, जैसे इसे गरुड़ ध्वज कहते हैं, विष्णु ध्वज कहते हैं, मूर्ति कला का अजायब घर भी विजय स्तंभ को कहा जाता है। विजय स्तंभ का जो निर्माण है वो महाराणा कुंभा ने स्वयं ने करवाया था। और ये जो निर्माण करवाया था ये 1440 से 48 के मध्य यानी 8 साल लगे थे ये विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। और विजय स्तंभ के बाद में यहाँ पर कृति स्तंभ बना हुआ है। कृति स्तंभ जो बनाया था वो जैन बघेरवाल जीजा ने बनाया था। जैन बघेरवाल जीजा है वो कृति स्तंभ के यानी निर्माता है। इसके बाद में यहाँ पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जौहर कुंड बना हुआ है, भीम कुंड बना हुआ है, राम कुंड बना है और चित्रांगमोरी तालाब भी बना हुआ है, तुलजा भवानी का मंदिर बना है, नवलखा बुरुज भी बना है। और नवलखा यदि आपसे दरवाजा पूछा जाए या प्रवेश द्वार पूछा जाए तो वो है रणथंभौर का। इसके बाद में फतेह प्रकाश महल बना है, गोरा बादल महल बना है
और कुम्मा महल बना है, मीरा मंदिर बना है, पद्मनी प्लेस बना है, नौगजा पीर की दरगाह यहीं पर है, और चलपिशा की दरगाह है, कुंभ स्वामी मंदिर बना हुआ है, त्रिभुवन नारायण मंदिर बना हुआ है, लाखोटा की बारी भी बनी हुई है, संत रैदास की छतरी, बाग की छतरी, कल्लाजी राठौड़ की छतरी और यानी जयमल की छतरी बनी हुई है। ये संत तो रैदास की छतरी है। रैदास है वो मीराबाई के गुरु हुए थे, इस कारण इनकी यानी मीरा भगत थी रैदास की, तो यहाँ पर इनकी श्री कृष्ण की भक्ति और रैदास इनके गुरु थे, तो रैदास की यहाँ पर छतरी बनी हुई है। चल फिरसा की दरगाह भी है यहाँ पर, फतेह सिसोदिया रानी का महल भी बना हुआ है, अन्नपूर्ण माता का मंदिर है, बाण माता का मंदिर है, कालिका मंदिर है, ये कालिका मंदिर है, ये राजस्थान का एकमात्र सूर्य मंदिर है, सूर्य मंदिर राजस्थान का एकमात्र सूर्य मंदिर है कालिका मंदिर, और 27 देवरी। जय हिंद दोस्तों, स्टडी 99 के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कला और संस्कृति का जो टॉपिक है, उसके अंदर आता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पर बहुत सी चीजें बनी हुई है, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। सिर्फ 5-7 मिनट की होगी वीडियो, उसमें आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज हम देख रहे हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग। जो मैं आपको तरीका बताऊं उसी तरीके को फॉलो करना है, तो आप साथ साथ सीखते जाओगे। दोस्तों ये जो दुर्ग है, यानी हम कह सकते हैं कि जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, यानी जिस जिले के नाम पर या जिस दुर्ग के नाम पर जिस जिले का नाम चित्तौड़गढ़ किया गया था, वो यानी किस जिले के अंदर है, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी जो आकृति है दुर्ग की। जैसे ये मैंने क्या बनाया है, तो आप देखना, पहले आप जो मैं चीजें बना रहा हूं वो देखते जाओ। ये है नदियां, यहां पर है गंभीरी और यहां पर है बेड़च, और ये जो पठार है, ये पठार है मेसा का पठार। तो दोस्तों जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर बना है, मेसा के पठार पर बना है। ये जो मछली है व्हेल मछली, ये जो दुर्ग है ये व्हेल मछली की आकृति का है, और गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर बना है, मेसा के पठार पर बना है। अब याद कैसे करना है, जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में जो भी प्रश्न आएगा कि पूछा जाएगा कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन से यानी पठार पर बना है, तो मेसा का पठार, कौन सी नदियों के संगम पर बना है, तो गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर। हम देखते हैं कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, इसका निर्माण करवाया था चित्रांगद मौर्य या चित्रगुप्त मौर्य ने, और ये मौर्य ने करवाया था इसका निर्माण। तो हम कहेंगे कि बड़ी गंभीरता से बेचा था किसने, बप्पा रावल ने बड़ी गंभीरता से बेचा था मानमोरी ने बप्पा रावल मानमोरी को हराकर ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लेता है। तो क्या बड़ी गंभीरता से बेचा था मानमोरी ने बप्पा रावल को, तो बड़ी गंभीरता से मतलब बेड़च और गंभीरी से बेचा था, ऐसा मेसा कोई नहीं, तो मेसा के पठार पर बना है। अब हम देखते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के यानी क्या क्या नाम मिलते हैं। तो चित्तौड़गढ़ को क्या कहा जाता है, तो चित्तौड़गढ़ जिले को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है यानी राजस्थान का गौरव कहा जाता है। राजस्थान का जो गौरव कहा जाता है वो चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को भी कहा जाता है। राजस्थान के गौरव 3 चीजें हैं, एक तो गौरव वृक्ष पूजा जाए तो हमारा उत्तर रहेगा खेजड़ी, और गौरव जिला पूजा जाए तो हमारा उत्तर रहेगा चित्तौड़गढ़, और गौरव किला पूजा जाए तो हमारा उत्तर रहेगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अब हम देखते हैं इनकी जो आकृति है चित्तौड़गढ़ की वो कैसी है, तो वह जो दुर्ग की जो आकृति है वो तो व्हेल मछली के समान है, लेकिन चित्तौड़गढ़ की जो आकृति है वो है इल्ली के समान। चित्तौड़गढ़ जिले की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। और दूसरी जो इसकी आकृति है वो है घोड़े की नाल की आकृति वाला जिला, घोड़े की नाल की आकृति वाला जिला। चित्तौड़गढ़ जिले की जो आकृति है वो इल्ली के समान है और घोड़े की नाल की आकृति वाला जिला है। अब हम देखते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग यहाँ पर क्या क्या चीजें बनी हुई है, तो सभी चीजें आपको एक साथ लिखवा दूंगा, तो दोस्तों आप देखते रहना। सबसे पहले यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज बनी है वो बनी है विजय सतम के बहुत से उपनाम मिलते हैं। यहाँ पर बनी है कृति सतम,
और यहाँ पर बनी है चल फिर शाह की दरगाह, चल फिर शाह की दरगाह, चल फिर शाह की दरगाह। यहाँ पर विजय स्तंभ, कृति स्तंभ, चल फिर शाह की दरगाह, नौगजा पीर की दरगाह, नौगजा पीर की दरगाह। और क्या चीजें बनी है, यहाँ पर कालिका मंदिर बना है, कालिका माता मंदिर, और रैदास की छतरी, रैदास की छतरी, बाघ की छतरी, बाघ सिंह की छतरी, कल्लाजी राठौड़ की छतरी, कल्लाजी राठौड़ की छतरी, कल्लाजी राठौड़ की छतरी यहाँ पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनी है। कल्लाजी राठौड़ को शेषनाग का अवतार कहा जाता है। कल्लाजी राठौड़ को चार भुजा हाथ वाले देवता कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जब युद्ध हुआ था अकबर से, जो साका होता है यहाँ पर दूसरा, उस समय कल्लाजी राठौड़ है वो जयमत मेड़तिया को अपने कंधों पर बिठा लेता है और इतनी घमसान युद्ध करता है, तो उस युद्ध के अंदर यानी हाहाकार मच जाता है कि चार हाथ वाले देवता आगे, चार हाथ वाले आगे। तो चार हाथ वाले देवता किसे कहा जाता है, कल्लाजी राठौड़ को कहा जाता है। विजय स्तंभ, कृति स्तंभ, चल फिर शाह की दरगाह, नौगजा पीर की दरगाह, कालिका मंदिर, रैदास छतरी, बाघ की छतरी, कल्लाजी राठौड़ की छतरी। और यहाँ पर जो चीजें बनी है वो बनी है मीरा मंदिर, मीरा मंदिर। और ये जो रैदास जी है ये मीरा के गुरु थे, मीरा के गुरु थे। और रैदास जी चार चमार जाति से थे, तो मीरा मंदिर भी बना है यहाँ पर। और कुमश्याम मंदिर बना है, कुमश्याम मंदिर बना है। और यहाँ पर क्या बनी है, और यहाँ पर बनी है लाखोटा की वारी, लाखोटा की बारी बनी है, यहाँ पर लाखोटा की बारी बनी है। और जो बनी है जैसे कल्लाजी राठौड़ की छतरी होगी, मीरा मंदिर हो गया, कुमश्याम मंदिर हो गया। और यहाँ पर जो चीजें बनी है, पद्मनी प्लेस बना है, पद्मनी प्लेस, पद्मनी प्लेस बना है। गोरा बादल महल बना है, गोरा बादल महल। और ये जो गोरा थे ये पद्मनी के क्या थे, भाई थे चचेरे, और बादल है वो पद्मनी के भाई थे, और गोरा है वो यानी उनके चाचा थे। तो गोरा बादल महल हो गया, पद्मनी प्लेस हो गया, लाखोटा की बारी हो गई। और यहाँ पर क्या चीजें हैं, तो यहाँ पर जो बनी हुई है वो बनी है, जो इंपॉर्टेंट चीज है, संगार चौवरी, संगार चौवरी। याद रखना दोस्तों, चौकी अलग है, संगार चौवरी अलग है। ये जो चौकी है, संगार चौकी, संगार चौकी, संगार चौवरी तो चित्तौड़गढ़ में है, चौकी है ये जोधपुर में है, संगार चौकी जोधपुर में है, संगार चौवरी है वो चित्तौड़गढ़ गया है। तो दोस्तों ये देखो, लाखोटा की बारी, पद्मनी प्लेस, गोरा बादल महल, संगार चौवरी और संगार चौकी। संगार चौवरी अलग है, संगार चौकी यहाँ पर नहीं है, ये मैंने लिख दिया आगे, जोधपुर में है। इसके बाद में यहाँ पर कुछ जैसे ये दुर्ग है, इस दुर्ग के अंदर प्रवेश करते हैं तो 7 दरवाजे बने हुए हैं। उन दरवाजों के नाम भी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से दरवाजे बने हुए हैं वो देखते हैं। यहाँ पर बना है जैसे 7 दरवाजे, इनके 7 प्रवेश द्वार, 7 प्रवेश द्वार बने हुए हैं। उनके नाम है पांडुपोल, पांडुपोल, हनुमानपोल, भैरवपोल, भैरवपोल, गणेशपोल, त्रिपोलियापोल, त्रिपोलिया पोल। तो पांडुपोल, हनुमानपोल, भैरवपोल, गणेशपोल, त्रिपोलियापोल और जोड़नपोल, जोड़नपोल और लक्ष्मणपोल, लक्ष्मणपोल। ये 7 प्रवेश द्वार बनी हुई हैं। पांडुपोल, हनुमानपोल, भैरवपोल, जोड़नपोल, त्रिपोलियापोल, गणेशपोल और यानी भैरवपोल, ये सब बनी हुई है। भैरवपोल के निकट बनी हुई है, वो बनी हुई है जो हमने अभी देखा था, जैसे कल्लाजी राठौड़ की छतरी, कल्लाजी
राठौड़ की छतरी। तो ये सब चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर बने हुए थे, हमने सभी को देख लिया है। तो आशा करता हूँ यहाँ पर विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ से काफी प्रश्न आते हैं, तो वो थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको। जैसे ये 9 मंजिला इमारत है विजय स्तंभ, 9 मंजिला इमारत है, 9 मंजिला इमारत है। इसकी 8वीं जो यानी मंजिल है उस पर कुछ भी नहीं लिखा। उसकी जो तीसरी मंजिल है उस पर 9 बार अल्लाह शब्द, 3 बार अल्लाह शब्द लिखा है। उसकी 5वीं मंजिल पर 3 बार अल्लाह शब्द लिखा है, अल्लाह शब्द लिखा है। और ये 157 सीढ़ियों युक्त है, 157 सीढ़ियों युक्त है, 9 मंजिला है, 122 फीट ऊंचा है, 122 फीट ऊंचा है। और इसके पास ही बनी है, वो बना है ये कृति स्तंभ बना है। ये 7 मंजिला इमारत है, 7 मंजिला इमारत है। ये आदिनाथ को समर्पित है, भगवान आदिनाथ को समर्पित है। ये इसका जो निर्माण करवाया था वो कुंभा ने करवाया था। और इसका जो निर्माण करवाया था, जो कृति स्तंभ है उसका जो निर्माण करवाया था वो जैन बघेरवाल जीजा ने करवाया था, जैन बघेरवाल जीजा, जैन बघेरवाल जीजा ने इसका निर्माण करवाया था। इसका कुंभा ने करवाया था। ये विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ। इसे मूर्ति कला का अजायब घर कहा जाता है। और ये क्या है, ये है कृति स्तंभ, कृति स्तंभ। मूर्ति कला का अजायब घर कहा जाता है, भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश भी कहा जाता है इसे। और राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है, वो सॉरी राजस्थान का जिब्राल्टर तो अजमेर दुर्ग को कहते हैं। तो ये विजय स्तंभ हो गया। विजय स्तंभ की 9 मंजिला इमारत है, ये 7 मंजिला इमारत है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई है। यदि पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, आगे शेयर भी करना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। संबंधित जो फैक्ट हैं वो देखते हैं। तो मैं आपको एक शायरी कहना चाहूंगा कि पूरी तरह साथ दे तो और बात है, तू जरा सा भी साथ दे तो और बात है, कि पूरी तरह साथ दे तो और बात है, तू जरा सा भी साथ दे तो और बात है। चलने वाले तो एक पांव पर ही चलते हैं, यदि दूसरा पांव साथ दे तो और बात है। आप भी जरा सा भी साथ दो तो और बात रहेगी। तो चलो शुरू करते हैं। प्यार दे नाल जो देखे ऐसी नजर जरूरी है।